कल ही की तरह एक बार फिर से भारतीय बाजारों में है आज फिर से एक अच्छे खासे उतार चढ़ाव का दिन। फर्क इतना है कि कल मजबूत शुरुआत के बाद कमजोरी और आज कमजोर शुरुआत के बाद हल्की रिकवरी के आसार। तो आइए बचे हुए 1.5 घंटे का ट्रेड कैसा रहेगा उसी पर करेंगे फोकस और करेंगे कल की तैयारी भी। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। कल लॉन्ग्स कटे थे सर, आज शॉर्ट्स कटे हैं। बात यह है कि बाजार एटलीस्ट थोड़ा संभलते हो, जो निचले सरों से आप कह रहे थे रिकवरी आएगी, बिल्कुल आती हुई दिख रही है। गाजर मूली की तरह कट रहे हैं लेकिन बुरा हाल हो रहा है। मतलब ऐसा है कि यह वाकई में मतलब वॉलेटिलिटी बर्दाश्त करना आसान काम नहीं है और स्पेशली जिस तरह से लगातार ऊपर नीचे होते दिख रहे हैं। कल जिस तरह से तेज़ गिरावट हुई, मौका नहीं मिला। आज मौका दे रहा है बाजार बार बार खरीदारी करने का, लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं बन पा रहा है जो बनना चाहिए। हालांकि एक अच्छी बात है कि बैंक निफ्टी थोड़ी सी रिकवरी को लीड करने के संकेत दे रहा है। 37,000 के पार दिखा भी थोड़ी देर पहले हरे निशान में, हल्की सी वो एक बादलों के बीच में जो सुनहरी चमक होती है ना, वैसे लाल निशान के बादलों के बीच में हरे निशान की हल्की सी चमक है जरा सा, और अब वापस से आप नीचे आते हुए दिख रहे हैं। तो ओवरऑल ठीक है, थोड़ी रिकवरी का एक चीज़ दीप जो साफ दिख रही है आज वो ये है, चाहे निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो, ऊपर के लेवल पे सेलिंग है। सिर्फ राहत की बात है कि लोअर लेवल से रिकवरी भी उतनी ही स्मार्ट आने की कोशिश कर रहे हैं। तो कल जिस तरह से शार्प फॉल हुआ उतनी शार्प रिकवरी नहीं है, उतनी शार्प रिकवरी। हाँ, और उसकी वजह शायद ये है कि कल गिरने के लिए जगह अच्छी थी, आज बढ़ने के लिए शायद जगह। अगर आप मुझे पूछें कहाँ से शार्प रिकवरी होनी चाहिए तो मैं कहूँगा 17,150, 17,200 वहाँ से शार्प रिकवरी करने का मन है, लेकिन बाजार बार बार 17,250 से रिकवर कर रहा है। सो एक तरह से उसे आप अच्छा भी देख सकते हैं कि कम से कम 17,250 के पास तो सपोर्ट ले रहे हैं, वो नहीं गिर रहा वही अपने आप में। हाँ, 17,150, 17,200 होता तो शायद वहाँ से शार्प रिकवरी बनती। तो आज अब जो रेंज आपकी नीचे की सपोर्ट 17,150, 17,200 है, ऊपर की रेंज 350, 425 है, उसके बीच में ट्रेड कर रहे हैं। तो लेट्स सी आगे के 1.5 घंटे में बड़े एक्साइटिंग ट्रेड होंगे। बैंक निफ्टी कोशिश भी कर रहा है कि मैं फिर से लीडरशिप लूँ, और आजकल निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी यही चल रहा है, एक दिन तू आगे रहे, एक दिन मैं रहता हूँ, या फिर यूं भी हो सकता है एक दिन तू पीछे रहे, एक दिन मैं पीछे रहता हूँ। सही बात है। मतलब रोटेशन हो रहा है। सो वो रोटेशन के हिसाब से देखिए, चलिए आखिरी 1.5 घंटे में क्या कुछ आपके लिए बढ़िया मौके बन सकते हैं उस पर करेंगे फोकस। आइए तब तक एक बार जल्दी से बाजार की बड़ी बातें आपको बता दें। 17,300 के करीब निफ्टी इस वक्त ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। देख लीजिए आप, लाइन लिखी तब 17,350 था, तो बदलते हुए 50-75 पॉइंट बदलते हुए 5 मिनट भी नहीं लगते करेक्ट। सो इसलिए शायद ये बदलाव आपको दिख रहा है। निचले स्तरों से निफ्टी बैंक निफ्टी रिकवर हुए हैं, लगभग 500 पॉइंट की रिकवरी बैंक निफ्टी में दिखी भी, अभी भी 300-350 पॉइंट की रिकवरी है। आईटी और फार्मा शेयरों से हल्का फुल्का सपोर्ट है, ऑटो फाइनेंस शेयरों से दबाव है, और खबरों के दम पर कुछ स्टॉक्स बड़े एक्शन में, जिसमें ल्यूपिन गोवा प्लांट को यूएसएफडी की क्लीन चिट, एवी फैशन, रिबॉक का कारोबार खरीदने की जो बातें हैं, ये दोनों ही इन स्टॉक्स के लिए बड़ी पॉजिटिव नज़र आ रही है। डाउ फ्यूचर्स मजबूत है 100 पॉइंट ऊपर, यूरोप 1% मजबूत है, सिर्फ हम ही हैं जिसका मुंह लटका हुआ है। बिल्कुल, बट एटलीस्ट उतना नहीं लटका हुआ जितना शायद आज सुबह लटका हुआ था गैप डाउन देखकर सर, तो थोड़ा वहाँ पर एब्सोल्युटली जितना ज़्यादा गैप से खुलता उतना बेहतर होता, ये बात ज़रूर है। लेकिन आइए एक आईपीओ जिसकी आज हुई है लिस्टिंग, और उसकी लिस्टिंग के बाद आई एम श्योर काफ़ी इन्वेस्टर्स का चेहरा खिला हुआ आपको मिलेगा, क्योंकि इस कमज़ोर माहौल में भी एक अच्छी लिस्टिंग होती हुई दिखी है, और वो लिस्टिंग हुई है आनंद राठी वेल्थ के आईपीओ की। आइए बात करते हैं न्यूज़ पर यूज़ में टॉप मैनेजमेंट से। देश के अग्रणी नॉन बैंक वेल्थ सॉल्यूशन फर्म्स में से एक आनंद राठी वेल्थ का आईपीओ आज लिस्ट हुआ है, और 2020, 2019, 20 और 21 तीनों साल में ग्रोस कमीशन से कमाई करने के मामले में देश के 3 सबसे बड़े नॉन बैंक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स में से एक है आनंद राठी वेल्थ, और प्राइवेट वेल्थ के जरिए लगभग 30,000 करोड़ का AUM 31 अगस्त 2021 तक इस कंपनी का रहा है, और इस टीम में 235 के आसपास RMs और 6,500 से ज़्यादा क्लाइंट्स हैं। आईपीओ की जानकारी मैं दे दूं, आज आईपीओ की लिस्टिंग हुई है, 550 रुपये पर इशू को प्राइस किया गया था। QIB कैटेगरी में 2.5 गुना, HNI कैटेगरी में 25 गुना, और रिटेल कैटेगरी में लगभग 8 गुना ये इशू भरा। 660 करोड़ की इशू साइज थी, और लगभग 9% प्रीमियम के साथ 600 रुपये के आसपास लिस्ट हुआ, 550 रुपये की इशू प्राइस के मुकाबले में। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं
आनंद राठी ग्रुप के फाउंडर और चेयरमैन आनंद राठी साहब। वैसे किसी परिचय की ज़रूरत है नहीं, आप अच्छे से जानते पहचानते, लेकिन हमारी परंपरा है उसके मुताबिक सीए इंस्टीट्यूट से 1966 बैच में सर गोल्ड मेडलिस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट रह चुके हैं। इसके अलावा आदित्य बिरला ग्रुप में और बड़े पदों पर काम कर चुके हैं। बीएसई में प्रेसिडेंट रह चुके हैं, सीडीएसएल के डायरेक्टर रह चुके हैं। तो ये राठी साहब का परिचय वैसे आप सब लोग जानते ही हैं। सर स्वागत है आपका। सबसे पहले धन्यवाद, आपने जी बिजनेस के लिए समय दिया। सवाल मेरा आपसे है ना, वो आईपीओ पर नहीं है, एक थोड़ा वो अलग इमोशनल वाला सवाल सबसे पहले है कि आपने बिरला ग्रुप में इतने लंबे समय तक ऊंचे पदों पर काम किया, कई सारी बिरला ग्रुप की कंपनियों के आप आईपीओ लेकर आए, एडीआरस आए, मुझे याद है इंडियन रेवेन्यू के ज़माने में, वो आपने लिस्ट करवाएं। उसके बाद कंसल्टेंसी फर्म के तौर पर आपने कई सारे इशू लीड मैनेज किए हैं, कई सारी प्रमोटर्स को गाइड किया, उनकी लिस्टिंग करवाई। आज पहली बार आपकी ग्रुप कंपनी लिस्ट हो रही है, आपकी फीलिंग्स कैसी है सर? पहले तो बहुत धन्यवाद अनिल, और आपके सब दर्शकों को भी मेरा बहुत धन्यवाद। वो पर्टिकुलरली बहुत इन्वेस्टर्स आपके बात सुनने से जो हैं, सबको मेरा धन्यवाद। देखिए, आज फीलिंग बड़ी एक बहुत अलग तरह की फीलिंग होती है जी। हर आदमी के मन में एक आकांक्षा होती है कि अपना अगर बिजनेस है जी, तो इसको कैसे लिस्ट कराया जाए, पब्लिक इशू कैसे किया जाए, ताकि लोगों को साथ लिया जा सके, कई लोगों की भागीदारी हो। मेरा मानना है कि जितने भागीदार हमारे रहते हैं उनका भी भाग्य हमारे साथ चलता है जी। और इसको मानते हुए मेरी बहुत इच्छा थी कि भाई हमारी एक कंपनी जल्दी से जल्दी लिस्ट हो, और ईश्वर की कृपा से, सब लोगों की शुभकामनाओं से आज हमारी वेल्थ की कंपनी लिस्ट हुई है जी। उसके लिए सब मेरे इन्वेस्टर्स जो हैं, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, जो एचएनआई इन्वेस्टर्स हैं, उन सबको मैं तहे दिल से उनको प्रणाम करता हूं, उनको बधाई देता हूं और उनका आभार मानता हूं कि उन्होंने हमको जो काम हम बिजनेस कर रहे हैं उसको हमको बढ़ाने में आज लिस्टिंग करके बड़ा हमको सहयोग दिया है। बिल्कुल सर। और आमतौर पर चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हो, ब्रोकिंग फर्म्स हो, वेल्थ मैनेजमेंट फर्म्स हो, इनके आईपीओ को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता नहीं है, बहुत ज़्यादा भरते नहीं है। लेकिन आपके केस में ये अलग दिखा है, 10 गुना इशू भरना है इस स्पेस के लिए अपने आप में काफ़ी अच्छी बात है। इशू लिस्ट भी 10% के आसपास प्रीमियम पर हुआ है, तो इन्वेस्टर्स का पूरा भरोसा आपके ऊपर है, आपकी कंपनी पर है, इसमें कोई डाउट ही नहीं। अब लोग जानना समझना यही चाहते हैं कि इस कंपनी को लेकर आपका क्या विजन है, 3 साल, 5 साल, 2 साल, जो भी आप सोचते हो कि आप कहाँ इस कंपनी को देखना चाहते हैं, ये समझाएं सर। अनिल, ये मेरी अब आज हमारे ग्रुप की बड़ी लीड कंपनी है जी, और इसमें ग्रोथ भी सबसे तेजी से ज़्यादा हो रही है। और इसलिए मेरा मानना है कि अभी तक जो तेज ग्रोथ हुई है उससे ज़्यादा ही ग्रोथ होने वाली आने वाले समय में, क्योंकि पिछले कई सालों में हमारे 23, 24, 25% की ग्रोथ आ रही है एयूएम में। मेरा मानना है कि जिस तरह देश का माहौल है, जिस तरह इकोनॉमी डेवलप कर रही है, और जिस तरह से डॉलर मिलियनर्स जिसको हम कहते हैं, जिनके 7-8 करोड़ से ज़्यादा एसेट्स हों, वो देश में हर 4 साल में दुगने होते जा रहे हैं। और इसलिए मेरा मानना है कि ये हमने तो वी हैव जस्ट स्टार्टेड द बिगनिंग, कह रहे हैं वो टिप ऑफ द आइसबर्ग हमने छुआ है, और बहुत बड़ा बिजनेस इसमें स्कोप है। और उसके कारण मेरे ईश्वर की कृपा से मेरी टीम बहुत अच्छी है, हमारे प्रोफेशनल मैनेजमेंट बहुत अच्छे हैं। आपने देखा होगा हमारे सीईओ जो हैं आज 15 साल से हैं, डिप्टी सीईओ 10 साल से हैं, बाकी भी एक अच्छी टीम, एक अच्छा कल्चर, एक अच्छा होलिस्टिक फिलॉसफी ऑफ इन्वेस्टमेंट, और सबसे बड़ी सेटिस्फाइड कस्टमर्स। इन सब को देखते हुए मेरे तो लगता है कि कंपनी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगी। मुझे लगा कि अगर हर 3 साल में अगर डबल नहीं होगी तो हमारे लोग खुश नहीं होंगे, ऐसा लगता है मुझे। तो इसलिए बहुत तेज़ी से इस बढ़ने की संभावना है अनिल। बिल्कुल, ये रीजनेबल एक्सपेक्टेशंस मेरी भी थी कि एटलीस्ट कंपनी की स्टॉक की प्राइसेस तो ठीक है, मार्केट के मूड माहौल के साथ ऊपर नीचे कई बार पहले हो जाए, कई बार बाद में हो, वो अलग बात है। लेकिन अगर रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी में कंपनी 3 साल में दुगना हो तो वो ग्रोथ काफ़ी ज़बरदस्त होगी। लेकिन जिस स्पेस में आपकी कंपनी काम कर रही है, वेल्थ मैनेजमेंट, ये एक नई कॉन्सेप्ट है जो पिछले 2-3 साल में ज़्यादा पॉपुलर हुई है। मैं आपको थोड़ा फ्लैशबैक में ले जाके पूछना चाहता हूँ। एक 1993-94 में रिंग के ज़माने से आपने बीएसई में 2000 में आपने पूरा इसको ऑनलाइन होते हुए देखा, कंप्यूटराइज होते हुए देखा है। तब एक ब्रोकिंग होती थी और अब आज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और वेल्थ मैनेजमेंट होता है।
तो उस वहाँ से जो हम यहाँ पहुँचे हैं, यहाँ से अब नेक्स्ट लेवल क्या है, किस तरह के बिजनेसेस आप जैसी कंपनियों के लिए, आप जैसे ग्रुप के लिए बन सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ क्या हो सकती है हिंदुस्तान में, वेल्थ मैनेजमेंट के लिए कितना स्कोप है, ये ज़रा बताएं सर। सही सवाल पूछा आपने। एक्चुअली जिस समय मैंने चालू किया था, मुझे याद है कि जब मैं बिरला ग्रुप में इंडियन रेवन का सीनियर प्रेसिडेंट था, सीईओ था, वो छोड़ के जब ये ब्रोकिंग बिजनेस चालू हुआ तो कईयों ने मुझे कहा भाई ये क्या कर रहे हो, ब्रोकिंग में क्या रखा है आप। सर आपको बीच में टोकना चाहता हूँ सर, बीच में टोक रहा हूँ, लेकिन उस समय ये ऐसा सोचने वाले में हम भी थे क्योंकि मुझे याद है तब है ना सर, है ना हर महीने है ना अपनी जो सेविंग्स थे उसमें से एक चेक काटते थे ऑफिस के खर्चों के लिए, और कमाई होती नहीं थी तब तक, तो शुरुआत का समय था दीप, मैं आपको बताना चाहता हूँ। और सर हर महीने खर्चे हम सोचते थे कब तक सर खर्चे का चेक देते रहे। यही फर्क सर आप में हमारे में है, आपका विजन और हमारा विजन यही बड़ा फर्क है, और इसीलिए आप आज आईपीओ लाकर लिस्ट होकर इतना बड़ा कारोबार संभाल रहे हैं। जी सर आप बताएं पूरी बात। जी जी। हाँ तो भाई ये वो बात करने के पहले बताओ अनिल, आप भी हमारी शोभा में सबसे बड़ा बीज बोने वाले में आप थे। तो ये देखिए सब लोगों के सहयोग और उनसे ही आज जो पेड़ खड़ा हुआ है उसके फल मिलने चालू हुए, तो इसी के कारण हुआ है। पर तो कमिंग टू दिस ब्रोकिंग जो बिजनेस में जैसे आपको कह रहा था, उस समय कितने लोग शेयर मार्केट को समझते थे और कितने लोग इन्वेस्टमेंट अपनी फाइनेंशियल सेविंग्स को इसमें लगाना चाहते थे। सब आदमी उस समय पैसा लगाते थे, या तो गोल्ड में लगा लो या प्रॉपर्टी में ज़मीन खरीद लो। दिमाग में मेरे को अच्छी तरह याद है जब सीए किया जोधपुर में, मेरे को 5 से ज़्यादा ऐसे लोग नहीं, 5-7 से ज़्यादा थे जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते थे। और ये जो चेंज आया है ज़बरदस्त अभी जो है, अब हर आदमी शेयर मार्केट से, छोटे से छोटा आदमी है, पान वाले को शेयर मार्केट पता है, जो आदमी डेली वेजेस करता है उसको पता है। तो बहुत बदलाव आया है। अब आगे जो बदलाव आएगा उसमें और तेज़ी से किस लिए आएगा कि पहले इतनी सेविंग्स नहीं थी, और होती थी तो ज़्यादातर आपके सोशल ऑब्लिगेशन में जाती थी। अब ज़माने में, इस ज़माने में सेविंग जो है बड़ी अच्छी हो गई। अनिल, मैं मेरे यंग आदमियों को कई बार कहता हूँ कि भैया आप सही समय पे जन्मे हो, जब हम जन्मे थे तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी थी नहीं, अब कितनी अपॉर्चुनिटीज हो गई है। तो अगले 5 सालों में, 10 सालों में जब आपकी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी 3-4 साल में हो जाएगी, आप देखिए कितना पैसा आएगा। पहले आपको याद है कि एफआई बेचने आते थे तो मार्केट एकदम डूब जाता था। अब सामने अपने इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स नहीं, रिटेल इन्वेस्टर्स इतने हो गए हैं कि कहीं की सेल आए वो उसको उठाने की ताकत रखते हैं। तो मेरा मानना, और वेल्थ मैनेजमेंट पर्टिकुलरली क्योंकि पैसा बढ़ रहा है, लोगों को समझ में आने लगी भाई सिस्टमेटिक वे में, एक जैसे एक हेल्थ के लिए डॉक्टर की ज़रूरत होती है, वेल्थ के लिए एक आपको वेल्थ मैनेजर की ज़रूरत होती है। अगर वो आप रखेंगे, और मेरा ये मानना है कि जो रखें हैं, आज हमारा बिजनेस जो बढ़ रहा है ओनली इट इज़ बिकॉज ऑफ सेटिस्फाइड कस्टमर्स। जो आदमी हमसे खुश है वो 5 आदमियों को और बताता है, और इसलिए आगे बढ़ने की बहुत बहुत संभावना है अनिल। हेल्थ के लिए डॉक्टर और वेल्थ के लिए मैनेजर की ज़रूरत बिल्कुल ठीक है सर। अच्छा सर, वैसे तो है ना कई सारे ब्रोकर्स हैं जो पीएमएस सर्विसेज भी देते हैं, कई सारे प्राइवेट बैंक हैं जो वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज देते हैं। आनंद राठी वेल्थ में ऐसा क्या अलग है या ऐसा क्या स्पेशल है? ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है कि जब मैंने बिजनेस चालू किया, हमने सोचा कि जैसे अलग क्या होना चाहिए, डिफ्रेंशिएटर क्या होना चाहिए, और हमने बड़ा सोच समझ के पिछले कुछ सालों में बिल्कुल डिफ्रेंशिएशन किया है। सबसे बड़ा डिफ्रेंशिएशन तो ये किया कि हमने 5 से 50 करोड़ के जो सेगमेंट है उसको चुना है कि इसी जगह हम जाएंगे और उनकी वेल्थ मैनेज करेंगे, क्योंकि ये तबका जो है थोड़ा एक्सपीरियंस भी रहता है, पहले उनको समझे हुए होते हैं कि भाई अगर अच्छी सलाह नहीं मिलेगी तो फ़ायदा नहीं होगा। ये जो ग्रुप है दे आर विलिंग टू पे फॉर गुड सर्विसेज। तो आज जैसे आज देखा कि हमारी यील्ड जो है दूसरों के मुकाबले बहुत ज़्यादा है, 1.2% की यील्ड आती है, जो बिल्कुल दूसरे कई जगह मैं नहीं समझता हूँ कोई और वेल्थ कंपनी में होगी। तीसरी चीज़ जो इसमें जो हो रहा है कि हमने जो किया कि हमने होलिस्टिक इसमें अप्रोच रखी है। हम पूरी बैलेंस शीट लेके, मतलब प्रोडक्ट एक तरह की वेल्थ मैनेजमेंट होती है, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट सेल कर दिया। आज आपके पास 5 करोड़ रुपए है, अच्छा आप ये चीज़ ले लीजिए, ये आप म्यूचुअल फंड ले लीजिए, डेट ले लीजिए, आप रियल एस्टेट फंड में डाल दीजिए। हम लोगों की होलिस्टिक थिंकिंग, हम लोग उसमें विश्वास नहीं रखते ट्रांजैक्शन टू ट्रांजैक्शन। हम कहते हैं कि भाई अगर आप
जैसे डॉक्टर को हेल्थ मेंटेन करनी है तो उसको पूरी रिपोर्ट्स देखनी जरूरी है, हम लोगों के लिए भी वेल्थ मैनेज करने के लिए पूरी आपकी बैलेंस शीट को हम समझ के फिर हम आपको सलाह देंगे कि आपको क्या करना चाहिए ताकि आपको जो आपको रिटर्न आए, कम से कम आपका जो इन्फ्लेशन रेट है उससे 4-5-6% आपको बढ़ोतरी होनी चाहिए, तभी जाके आपकी वेल्थ बढ़ेगी। तो इसलिए ये बड़ा डिफ्रेंशिएटर है कि हमारी होलिस्टिक अप्रोच है। वी डोंट सेल प्रोडक्ट्स, हम लोग बिल्कुल लिमिटेड प्रोडक्ट्स में, जिससे हम क्या हमारा नाम दिखा है हमने, आनंद राठी वेल्थ अनकॉम्प्लिकेटेड, राइट। मतलब किसी आदमी को समझने में हमारे सिर्फ 3 ही चीज़ें हम उसमें सम्मिलित करते हैं, इसलिए ये तीनों बड़े डिफ्रेंशिएशन हमारे। बिल्कुल, और इसी वजह से कंपैरेटिवली आपकी यील्ड्स जो है पर क्लाइंट वो काफ़ी बेहतर है दूसरों के मुकाबले में। अच्छी लिस्टिंग हुई है सर। उम्मीद करते हैं कि स्टॉक मार्केट की आपकी ये वाली इनिंग भी बीएसई के प्रेसिडेंट के तौर पर, स्टॉक ब्रोकर के तौर पर, एक कॉर्पोरेट के तौर पर तो आप कई सारी इनिंग्स खेल ही चुके हैं। ये वाली इनिंग अब तक की सबसे दमदार, सबसे बेहतरीन इनिंग्स आपके लिए भी और आपके शेयर होल्डर्स के लिए भी साबित होगी, आपके कस्टमर्स के लिए तो है ही। सर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक शुभकामनाएं आप भी मुझे और दीप को दे दीजिए कि हम भी है ना 5 से 50 करोड़ वाली वो जो रेंज है उसमें आपके कस्टमर बन पाए तो हम भी उसके लिए एलिजिबल हो पाए जल्दी। मजा आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नहीं, मैं चाहता हूँ जी सर, मैं चाहता हूँ न केवल आप बने, आपके दूसरे एंकर्स बने, परंतु आपके जितने व्यूअर्स हैं उनको भी मैं चाहता हूँ, मेरी शुभकामनाएं कि भाई आप जल्दी से आगे बढ़े और हम आपके साथ जुड़ सकें। क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, बहुत धन्यवाद सबको, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच थैंक यू। तो आई एम ओवरवेल्म्ड एक्चुअली, इतना आज खुशी का दिन है। जी सर, आई एम ओवरवेल्म्ड। आई कैन सेंस, आई कैन फील। मैं भले आपके आमने सामने नहीं हूँ कि आप कैमरे पर है, लेकिन वो वाइब्रेशंस और फीलिंग्स मैं समझ सकता हूँ। बड़ा दिन है और आपकी इतने सालों की, 75 सालों की, अभी सर ने 75 साल पूरे किए हैं। तो ये 75 ईयर्स की इतनी बड़ी जर्नी है, उसका आज ये आप रिजल्ट सामने देख रहे हैं। तो सर आप बहुत स्वस्थ रहें और खुश रहें और इसी तरह से लोगों को वेल्दी बनाते रहें, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ओके, आइए बाजार इस वक्त 17,300 के आसपास ट्रेड करते हुए निफ्टी पर और बैंक निफ्टी पर 37,000 से थोड़ा नीचे। वक्त है ट्रिगर्स के बारे में जानने का। मानसी हमारे साथ तैयार है। मानसी को लगा कि हम इतना इंटरव्यू कर रहे हैं तो मेरा नंबर नहीं आएगा, लेकिन मानसी आपके लिए हम इंतजार कर रहे हैं। बताइए आज के कल के ट्रिगर्स। सर सबसे पहले तो ये इंटरव्यू सुनकर इतना मज़ा आ रहा था, और आप और आनंद राठी सर जब भी बात करते हैं इंटरव्यू देखने लायक होता है। बोस रहे हैं इसलिए मेरा थोड़ा सा एक स्पेशल रेस्पेक्ट जो है। वैसे तो खैर सारे प्रोमोटर्स की मैं बहुत इज्जत इसलिए करता हूँ कि उन्होंने जो कंपनियां बनाई हैं, जो जिस लेवल पर अपने बिजनेस को लाए, आसान काम नहीं है। हम नौकरी करने वाले ये चीज़ समझ नहीं सकते, बिल्कुल, क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर बनना कितना मुश्किल काम है। यहाँ बैठ कर दीप है ना 4 मुश्किल सवाल पूछना बड़ा आसान काम है, उस साइड पर बैठ के काम करके दिखाना बड़ा मुश्किल काम है। और जो आप कह रहे थे अपनी जेब से खर्चा निकाला लंबे समय, तो मैंने ये दिन देखे हैं, इसलिए थोड़ा रेस्पेक्ट ज़्यादा और बढ़ जाता है कि क्योंकि आप जॉब छोड़कर, एक सेटल जॉब छोड़कर आप हर महीने चेक लिखें, ऑफिस के खर्चे उठाएं, लोगों को सैलरी बांटें, हम जैसे लोगों को, तो फिर लगता है कि वो एक विजन चाहिए, एक मेहनत चाहिए, एक डेडिकेशन, पैशन चाहिए। इसलिए शायद आपको ज़्यादा अच्छा लगा होगा। जी सर, शुक्रिया सर। आज एक तो अब कई सारे ट्रिगर्स हैं, जिसमें सबसे पहले मेट्रो ब्रांड्स का IPO बंद हो जाएगा। प्राइस बैंड जिसका 485 to 500 का है। कैनफिन होम्स अंतरिम डिविडेंड पर एक बोर्ड बैठक होने जा रही है। जील इन्वेस्को मामले पर अगली सुनवाई NCLT में है, ये फोकस में रहेगा। और साथ ही US FOMC की 2 दिवसीय बैठक आज और कल के लिए इंपॉर्टेंट ट्रिगर है। कल HP एडेसिव्स लिमिटेड का IPO कल से लेकर 17 दिसंबर के बीच खुला रहेगा। प्राइस बैंड जिसका 262 से 274 रुपए का है। मेड प्लस IPO कल बंद होने जा रहा है। प्राइस बैंड 780 to 796, इश्यू प्राइस 1398 करोड़ का है। पावर ग्रिड बोर्ड अंतरिम डिविडेंड पर सोच विचार करेगा। साथ ही SH केलकर पर नजर रखें। SH केलकर का बायबैक जो है वो कल यानी 15 दिसंबर को खुलने जा रहा है। प्राइस जिसकी 210 रुपए प्रति शेयर की और साइज 61 करोड़ का है। बर्गर किंग पूंजी जुटाने को लेकर बोर्ड बैठक कल करेंगे और कक्षा 1 से 7वीं तक के स्कूल्स जो हैं वो कल से खुलते हुए हम देखेंगे। US फेड का ब्याज दरों पर फैसला, आज जो बैठक होगी उसका फैसला कल आता हुआ दिखेगा। 16 दिसंबर के दिन यानी गुरुवार के दिन सेंसेक्स सेमी एनुअल रिव्यू के एडजस्टमेंट्स लागू होते हुए दिखेंगे। इसी दिन सुप्रिया लाइफ साइंसेज लिमिटेड का IPO खुलने जा रहा है। प्राइस बैंड जिसका 265 से 274 रुपए का है। डेटा पैटर्न्स का IPO इस दिन बंद हो जाएगा। प्राइस बैंड 555 से
585 का तय किया गया है। वहीं सफायर फूड्स एंकर निवेशकों का 1 महीने का जो लॉक इन पीरियड है वो 16 दिसंबर को खत्म हो रहा है, तो इस पर भी नजर रखें। और वेदांता इसी दिन 13 रुपये 50 पैसे का इन्होंने जो डिविडेंड दिया था, एक्स डिविडेंड ट्रेड करता हुआ दिखेगा। वो स्कूल की कौन सी खबर थी मानसी? सर- स्कूल की और उसके बाद वो सर- दोनों खबर वापस बताइए। कक्षा 1 से 7वीं तक के स्कूल्स जो हैं वो खुल जाएंगे और यूएस फेड नहीं एफओएमसी नहीं, उसके बाद वाला सेमी एनुअल रिव्यू नहीं, सुप्रिया लाइफ साइंसेस, डेटा पैटर्न, बर्गर किंग। हाँ, दोनों को इतना पास में साथ में बोला मुझे। कक्षा 1 से 7वीं के स्कूल कल से खुल जाएंगे और बर्गर किंग के मुझे लगता है उनके बर्गर स्कूल में बांटे जाएंगे। मजा आ जाएगा, वेलकम बैक पार्टी हो जाएगी। सर स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत अच्छा होगा फिर। तो मतलब थोड़ा गैप दे दो। मुझे पता चलेगा बर्गर बांटने की तैयारी है हमारी। मैं एकदम जनरली मैं ना कुछ लिखता रहता हूँ तो शायद ध्यान कम रहता है। मैं बोला अरे बर्गर क्या। चलिए, तो ये सारे ट्रिगर्स हैं जिन पर आपको रखनी है नजर रखनी है। उन सारी खबरों पर जो बाजार खुलने के बाद आ जाइए। वरुण बताइए। ओके अनिल जी, तो सबसे पहले हमने जो आपको खबर बताई थी ऑटो इंडस्ट्री के लिए, तालब्रोस जिसमें था, टाटा मोटर्स था, क्योंकि नोटिफिकेशन जारी हुआ है चीन से आने वाले जो ट्रेलर है उनके एक्सेस पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगी है, जिसका नोटिफिकेशन आ चुका है। 15 दिसंबर से 5 साल के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई गई है। आदित्य बिरला फैशन स्टॉक 9% के आसपास का उछाल दिखा रहा है। रिबॉक के ऑफलाइन राइट्स खरीदने को मंजूरी मिली है। डील करीब 75 से 100 करोड़ के आसपास का अनुमान है। 90 दिनों में जो सौदा है वो पूरा करने की उम्मीद है और रिबॉक इंडिया के कुछ एसेट्स जो है वो भी ये खरीदेंगे। ल्यूपिन गोवा प्लांट को यूएस एफडीए से क्लीन चिट मिली है, उसका इंपैक्ट आप इस स्टॉक पे भी देख रहे हैं। ग्लेनमार्क फार्मा, इस कंपनी की सब्सिडरी ने एल्मिरल के साथ एक करार किया है, एक्सक्लूसिव लाइसेंसिंग करार किया है। एक दवा के उत्पादन और बिक्री के लिए ग्लोबल एक्सक्लूसिव लाइसेंस के लिए करार जो है वो किया गया है। सुवेन फार्मा सब्सिडरी राइजिंग फार्मा में पूरी हिस्सेदारी जो है इस कंपनी ने बेच दी है। $4 करोड़ में ये हिस्सेदारी जो है वो बेची है। गेल कोजेंसिस के हवाले से एक खबर आई है कि हाइड्रोजन ब्रांड स्टैंडर्ड विकसित करने की योजना जो है ये कंपनी बना रही है और सिटी गैस के लिए ये योजना जो है ये कंपनी बना रही है। एल&टी कंस्ट्रक्शन से कंस्ट्रक्शन में इस कंपनी को काफ़ी बड़े ऑर्डर मिले हैं। करीब 2500 से 5000 करोड़ के आसपास के ऑर्डर जो है वो मिले हैं ओडिशा सरकार से। प्लस LIC ने इस कंपनी में हिस्सेदारी जो है इस क्वार्टर में घटाई है। करीब 0.56% के आसपास की हिस्सेदारी जो है वो घटाई गई है। कैनफिन होम्स ₹1.5 प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान किया है। PNB 269 करोड़ के 3 NPA जो है उसकी बिक्री के लिए इस कंपनी ने बोली मंगाई है। JSPL, यहाँ पे केयर ने इस कंपनी की जो लॉन्ग टर्म रेटिंग है उसको A+ से बढ़ा के AA- कर दी है। कोटक बैंक 4 लाख शेयर्स के बड़े सौदे हुए हैं। मदरसन सुमी में 30 लाख शेयर के बड़े सौदे हुए हैं और मैनी प्रिसिजन के IPO के लिए अर्जी दे दी है इस कंपनी ने, करीब 150 करोड़ के आसपास जुटाने वाली है। जो IPOs खुले हुए उसमें डेटा पैटर्न्स करीब 2-2.25 गुना भर चुका है। मेडप्लस 1.06 और मेट्रो ब्रांड्स 1.5 गुना के आसपास भर चुका है। ओके, तो ये है वो तमाम खबरें जिन पर आज रहेगा आज हो चुका है एक्शन, रहेंगे आपके रडार पे ये सारे के सारे स्टॉक्स। जो स्टॉक सबसे पहले रडार पर आना चाहिए इस शो में वो बता रहे हैं सुमित जी। वक्त है सुमित के सुपरहिट का। बताएं सुमित जी। अनिल जी, बाय का स्टॉक है 190 191 के आसपास इसके अंदर खरीदारी करना है। अभी 191 का भाव है। स्टॉक का नाम है JSL, जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड, जिसका सिंबल है JSL। स्टॉक के अंदर खरीदारी करें। स्टॉक के अंदर मोमेंटम बन रहा है। लास्ट 2 दिनों में स्टॉक में लोअर लेवल से एक अच्छा बाउंस, अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। पिछले 15 दिनों के हायर लेवल पे स्टॉक अभी आ चुका है। मेरे को लग रहा है JSL यहां से एक अच्छा मूव दिखाने को तैयार है। 200 रुपए का इसका पहला टारगेट बनेगा और 200 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो 210 रुपए तक का मूव इसी रैली के अंदर स्टॉक दिखाएगा। 184, 182 ये नीचे में सपोर्ट लेवल है, तो 182 का स्टॉप लॉस लगा के JSL में खरीदारी करे 200 से 210 के टारगेट्स के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए सुमित जी की तरफ से जिंदल स्टेनलेस। आई थिंक सुबह जिंदल स्टेनलेस हिसार के लिए आपके लिए बाय कॉल आया था। आई थिंक सचिन जी बात कर रहे थे SPL मिड कैप्स में और अब जिंदल स्टेनलेस पर सुमित जी का कॉल आते हुए दिख रहा है। मेटल्स ने अपनी लेवल्स होल्ड करे हैं। बाजार के उतार चढ़ाव में इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं आया, पर एक स्टॉक जब हम शो खत्म कर रहे थे तभी इस पर एक मूव आती हुई दिखी थी। रीबॉक के इंडिया और आसियान के कारोबार का डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स इन्हें मिले हैं। AB फैशन 7.5% ऊपर है और एक बार तो हमने 9-9.5% की तेजी भी इस पर आती हुई देखी थी। AB फैशन जबरदस्त तेजी में बना हुआ है। विश्वेश जी जरा इसका चार्ट देखें। आज का सबसे टॉप स्टॉक है इस समय, क्या करना चाहिए अब AB फैशन में?
गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून अनिल जी। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि एबी फैशन 280 के ऊपर जाने के साथ एक अप मूव बिगिन हुआ है और आज इंक्रेडिबली हाई वॉल्यूम्स, ऑलमोस्ट 134 करोड़ शेयर्स का वॉल्यूम हुआ है, तो 1.34 करोड़। मुझे लगता है 280 के कॉल में 11 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट है और जिस हिसाब से 280 के ऊपर निकला है, शॉर्ट कवरिंग 300 तक जा सकती है, तो अभी भी यहाँ पे रूम है 300 तक का, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सा फेवरेबल नहीं है। तो मैं ये कहूँगा कि अगर यहाँ से पुल बैक आता है और 280 के नज़दीक मिलता है तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो रिलेटिवली छोटा होगा। सो 280 के जितना नज़दीक खरीदेंगे अच्छा, 276 के स्टॉप लॉस से मुझे लगता है 300 तक के लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 300 रुपये तक के लेवल्स आ सकते हैं आदित्य बिरला फैशन में। ये आपके लिए एक्शन वाला स्टॉक आज के लिए नज़र आएगा। थोड़ी देर में सेठी साहब भी जुड़ेंगे हमारे साथ, देंगे आपको कुछ बेहतरीन पिक्स भी, और मेरी तरफ से दीप आज भी 2:30 बजे वाली स्ट्रेटजी भी डेटा तैयार तो हो चुके हैं, लेकिन एक दावत जो बंसल जी ने दी नहीं, मना कर दिया, लेकिन हमारी शुभकामनाओं की वजह से बंसल जी का स्टॉक चल पड़ा और दिन के हाई पॉइंट पर है। बंसल जी देखिए, आपने अपना काम किया ना किया, हमने हमारा काम किया है। देखिए, दावत डे हाई के आसपास ट्रेड करा है। बताएं सर, क्या करना है? अनिल जी, होल्ड करना चाहिए और यहाँ पर जो टारगेट मैंने दिया था 77 का पहला टारगेट दिया था, 80 का दूसरा टारगेट दिया था। इसको होल्ड करना चाहिए। इनफैक्ट अब तो वीकली चार्ट पर, बड़े चार्ट पर एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे पहला टारगेट रखना चाहिए 85, 86 का, जो कि बाय दिस वीकेंड देखने को मिल जाएगा। दूसरा टारगेट रखना चाहिए 100 रुपीज का, जो कि बाय न्यू ईयर देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद तीसरा टारगेट रखना चाहिए 120 का, जो कि बाय वैलेंटाइन 21 तक, 22 तक देखने को मिल जाएगा। ओके, तो ये है आपके लिए LT फूड्स। आने वाले 2-3 महीनों में आपको अच्छी तेज़ी इस काउंटर में आती हुई दिख सकती है। नज़र रखेंगे, यहाँ पर अच्छा एक्शन बनते हुए दिख रहा है। इंडिया बुल्स हाउसिंग थोड़ा मोमेंटम में आया है, नज़र रखिए, इस पर भी स्टॉक मूवमेंट दिखा रहा है। L&T फाइनेंस पर थोड़ी खरीदारी हुई है, तो फाइनेंशियल्स में भी कुछ स्टॉक्स हैं जो आपको अब मूवमेंट दिखा रहे हैं। इंडसइंड भी नीचे से रिकवर कर रहा है, तो थोड़े फाइनेंशियल स्टॉक्स रिकवरी के मूड में है। हालांकि बैंक निफ्टी अभी भी आपको सुस्त दिख रहा है। पर एक और काउंटर जिसमें आज इस समय थोड़ा एक्शन बनते हुए दिख रहा है वो है जेके सीमेंट। सुमित जी, जरा जेके सीमेंट का चार्ट भी देखें। बाकी सीमेंट काउंटर्स में भी थोड़ा एक्शन है, दालमिया भारत भी थोड़ा मूवमेंट दिखा रहा है। कोई राय जेके सीमेंट के चार्ट पर? लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करके चलने का सलाह रहेगा दीपांशु। जेके सीमेंट के अंदर ऊपर में 3550 से 3600 रुपए तक के लेवल इमीडिएट शॉर्ट टर्म के टारगेट होंगे, और 3600 का लेवल टूटता है तब एक फ्रेश मूव दिखाएगा। फिर 3800 रुपए तक के लेवल आने वाले कुछ हफ्तों में जेके सीमेंट में देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल पोजीशंस होल्ड करें, 3600 के ऊपर फ्रेश बाय बनेगा। डिप्स में नीचे में खरीदारी करें, अगर कोई भी डिप 3400 रुपए तक आता है तो खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ओके, जेके सीमेंट और यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह गिरावट में आते हुए दिख रही है। एक और स्टॉक है जिसपे वागले साहब की राय ली जाए, औरोबिंदो फार्मा। वागले साहब, आपका फेवरेट आज हरे निशान में बना हुआ, 700 के ऊपर टिकता हुआ, कुछ अच्छी तेजी के संकेत है या फिर ऐसे ही ढीला ढाला है मामला? अनिल जी, बुलिश है लेकिन मोमेंटम मिसिंग है। ये मार्केट माहौल में ग्रीन में होना ये बड़ी बात है। मुझे लगता है 720 के पार निकलेगा तो इसमें मोमेंटम आएगा और फिर ये 750, 770 तक 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में जा सकता है। बेचने की तो ऑब्वियसली सलाह नहीं है, फार्मा स्पेस बुलिश है, लेकिन मार्केट सपोर्ट नहीं कर रहा है। अच्छा, मोमेंटम मिसिंग है। मोमेंटम लाने के लिए क्या करना पड़ेगा वागले साहब? आपकी रिकमेंडेशन से नहीं आएगा? नहीं, शायद आपके रिकमेंडेशन से आ सकता है, मेरे से नहीं आएगा। मैं तो पहले आपके चक्कर में मुझे लगा कि वागले साहब को जरा पूछा जाए, पता नहीं मूड बन जाए वागले साहब का। और औरोबिंदो फार्मा बड़ा प्रिय रहा है वागले जी सर। अनिल जी, मेरे को ये स्पेस में ना एक स्टॉक है जिसमें मुझे मोमेंटम दिखाई दे रहा है, तो आप मेरे लिए बिल्कुल बजाएंगे, मैं कॉल दूंगा उसको। देखा, करते रहना चाहिए कुछ ना कुछ। हाँ, वो क्या कहते, वो कौन सा था ना, बात करने से बात बनती है। हाँ, देखो, पूछा औरोबिंदो फार्मा में बात की तो बात बन गई। वागले साहब के लिए बिल्कुल वागले का वंडर। बताएं सर। अनिल जी, वो स्टॉक है डीवीज लैब, इसमें मुझे मोमेंटम दिखाई दे रहा है। 2-2.5 तक का ऊपर है। मुझे लगता है ये 4655, 4650 ये करंट लेवल पे बाय करके चलना चाहिए। 4620 का आपका स्टॉप लॉस होगा। मुझे लगता है 4750 तक जाने के लिए तैयार है। जब भी निफ्टी थोड़ा सा सपोर्ट देगा, मुझे लगता है ऑन द अपसाइड आउट परफॉर्म करेगा।
नहीं, मेरा भी रडार पे आ रहा था। वागले साहब, आपने स्टॉक सही पसंद किया एकदम। नेक्स्ट सवाल मेरा औरोबिंदो फार्मा के बाद डिवीज पर ही होता। ऐसा लग रहा है स्टॉक में कुछ जैसे अच्छी खबर आने की वो उम्मीद हो और उसके दम पर आगे बढ़ सकता है, तो बिल्कुल आप सही जा रहे हैं। यहाँ पर डिवीज लैब में खरीदारी करने का माहौल बन सकता है। और दूसरा, कुणाल जी, आपसे एक रिक्वेस्ट है, जब भी मैं किसी भी एक्सपर्ट से सवाल पूछ रहा हूँ या फिर मतलब वो जवाब दे रहे हैं, तो उस समय अगर आप है ना ऐसा करेंगे ना, ये सर ले के पास हाथ ले, मुझे ऐसा लगेगा आप हाथ खड़ा कर रहे हैं, फिर मैं बिल्कुल बजा के आपके पास आ जाऊंगा, फिर आपको कॉल देनी पड़ेगी। तो यही ध्यान में रखिएगा, कंफ्यूजन ना हो जाए। अब ये भी हुआ था मुझे थोड़ा सा लगा कि कुछ, हाँ, मुझे लगा कुणाल जी हाथ खड़ा कर रहे हैं, जल्दी से कुणाल जी के पास चलते हैं। फिर पता चला ओह, ये वाली ट्रिक हम स्कूल में बहुत अपनाते थे, ऐसे करके। हाँ, ऐसा लगता है कि हाथ मिलाने जा रहे हैं लेकिन ऐसे पीछे ले जाते थे। तो वो कुणाल जी वो वाली ट्रिक अभी चलेगी नहीं, बिगुल बच सकता है कभी भी, फिर आपको पिक देनी पड़ सकती है। तब तक आइए, सेठी साहब तैयार हैं बिगुल के साथ, लेते हैं उनकी बेहतरीन पिक्स। स्वागत है आपका सेठी साहब, बताएं सर क्या करने का इरादा है? गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, इरादा तो वही है जो रोज रहता है, 2 स्टॉक में खरीदारी करनी है, कैश मार्केट के दोनों स्टॉक है। कभी ऐसा मन नहीं होता 2 की जगह 1 आध दें या 4-5 दें? अनिल जी, एक तो हुआ है कि ये ही दिया, ऐसे तो हो जाता है बाजार के मूड माहौल को देखते हुए, पर 4-5 इस सेगमेंट में कभी नहीं दिए, 4-5 नहीं देना। चलिए बताएं सर, आज की पहली पिक। बिल्कुल अनिल जी, जो आज का पहला स्टॉक है एक मिड कैप आईटी स्टॉक है। आईटी सेक्टर फ्लेवर में है अभी, कई आईटी स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं और कई स्टॉक्स जो अभी हाल ही में सुझाए वो भी अच्छा कर रहे हैं, जैसे न्यूजन सॉफ्टवेयर था, फिर कल सुबह मैंने सस्केन भी रिकमेंड किया था, उसने भी अच्छा परफॉर्म किया। आज का जो स्टॉक है वो है सोनाटा सॉफ्टवेयर, जो कि अभी 841 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। ये एक मिड कैप आईटी कंपनी है जो कि प्लेटफॉर्म लेड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह के सेगमेंट में काम करती है और जिस इंडस्ट्रीज को कैटर करती है वो रिटेल, ट्रैवल, मैन्युफैक्चरिंग, जहाँ पे अच्छा इनको डिमांड और ग्रोथ नजर आ रही है। बाकी सॉलिड फंडामेंटल्स वाली कंपनी है। पिछले साल डिविडेंड दिया 20 रुपये 25 पैसे का, रिटर्न ऑन इक्विटी है 27%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 37%, डेट इक्विटी रेशियो सिर्फ 0.10 का, और बहुत अच्छी दर से कंपनी पिछले 3 साल से ग्रो की है, अराउंड 20-21% की दर से 3 साल का पैट का कैगर है। और इस कंपनी में FIIs DIIs अराउंड 28% ओन करते हैं और इसमें दिसंबर 20 में FIIs की जो हिस्सेदारी थी 11.9%, वो अभी मैं सितंबर क्वार्टर की होल्डिंग देख रहा था, वो बढ़ के हो गई है 16.5%। तो मीनिंग FIIs का अच्छा भरोसा है, उन्होंने अपनी हिस्सेदारी पिछले 3-4 क्वार्टर में बहुत अच्छी बढ़ाई है। और बाजार के दिग्गज निवेशक हेमेंद्र कोठारी जी भी अराउंड 8-10% स्टेक इसमें ओन करते हैं। फिर सितंबर क्वार्टर दमदार था, 91 करोड़ का पैट था, जो पिछले साल 57 करोड़ का पैट था। तो इस स्टॉक में इन लेवल्स पे खरीदारी करने की सलाह। मेरा शॉर्ट टर्म का टारगेट है 870 का, स्टॉप लॉस रखना है 825 का। ओके, 825 के स्टॉप लॉस के साथ सोनाटा सॉफ्टवेयर में करें खरीदारी। मिड कैप आईटी शेयर पर लगातार पॉजिटिव और बुलिश हैं सेठी साहब, टारगेट 870 का। दूसरा स्टॉक बताएं सर। दूसरा स्टॉक उसी सेक्टर से, वो भी आज फोकस में है, मेटल का सेक्टर है, टिन प्लेट, जो कि अभी 286 के लेवल पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एक टाटा ग्रुप की कंपनी है जो कि मेटल पैकेजिंग के लिए जानी जाती है, जो आजकल ये फूड पैकेजिंग, एडिबल ऑयल, फिर पेंट्स और एडेसिव्स, इन सब की पैकेजिंग में जो टिन पैकेजिंग का काम पड़ता है और वो ये कंपनी करती है, उसकी एक लीडर है। टाटा स्टील इसमें 74.96% जो मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट ओन करती है और FPI अराउंड 2.63% ओन करते हैं। बाकी फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं। सितंबर क्वार्टर में पैट था 70 करोड़ का, जो कि पिछले साल सिर्फ 16 करोड़ का पैट था। तो इस तरह की जबरदस्त परफॉर्मेंस रही है पिछले 1 साल में इस कंपनी की। बाकी जीरो डेट कंपनी है, अच्छी दर से ग्रो हो रही है और वैल्यूएशन के लिहाज से भी सस्ता है, 13 के मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड करता है। इस स्टॉक को इन लेवल्स पे खरीद के मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में 305 का टारगेट आ सकता है, 275 का स्टॉप लॉस रखना। ओके, 305 का टारगेट, 275 का स्टॉप लॉस। टिन प्लेट और सोनाटा सॉफ्टवेयर 870 के टारगेट के लिए खरीदारी करके चलें। 2 बेहतरीन कैश कॉल्स सेठी साहब की तरफ से। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी पिक्स शेयर करने के लिए। आइए, बाजार उतार चढ़ाव फिर से फिसलते हुए दिख रहा है। निफ्टी 100 पॉइंट्स नीचे, बैंक निफ्टी हालांकि थोड़े लेवल्स होल्ड करते हुए दिख रहा है। तो क्या करना चाहिए इस समय बाजार में, आइए मार्केट स्ट्रैटेजी जानते हैं अनिल जी के साथ।
खुशी के लिए एक ख्याल ही काफी है। इबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है। एक 1/4% डाउ फ्यूचर्स सर 80 पॉइंट्स ऊपर। नैस्डैक फ्यूचर्स यहाँ पर भी तेजी है। यूरोप के बाजार भी पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं। कच्चे तेल में भी एक्शन है, डॉलर भी मजबूत है, तो ग्लोबल मार्केट्स में तो कुछ बिगड़ा नहीं। हाँ, एशिया के बाजार जरूर कमजोर थे। हांगकांग करीब 1.5% नीचे था। चाइना और जापान भी कमजोर थे। हमारे बाजार भी अभी निफ्टी 100 पॉइंट्स फिर से फिसला है सर 17,270 पर। क्या करना है? देखो 100 पॉइंट ऊपर हो रहा है डाउ फ्यूचर, तब तक तो भरोसा ही नहीं करना है इन पे। कल भी 100 पॉइंट ऊपर थे, 300 नीचे हो गए। करेक्ट। तो 150 पॉइंट ऊपर नीचे का तो कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। रहा सवाल हमारा, तो दीप देखिए 17,300 के नीचे मुझे अच्छा नहीं लग रहा। यस सर। क्यों? 17,300 के पुट पर 49 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट, जो कि हाईएस्ट है इस वीकली सीरीज का। 25 लाख शेयर आज ही जुड़े हैं। तो 17,300 के नीचे आप रहते हैं आखिरी 1 घंटे में और उसके नीचे क्लोज देने की कोशिश करते हैं, तो आपके लिए नीचे की रिस्क खुल जाती है, जो कि 17,150 17,200 तक तो पक्का ले जाएगी अगर आप 17,300 के नीचे आज बंद होते हैं। तो डेटा ये बता रहे हैं कि होने नहीं चाहिए आप 17,300 के नीचे बंद, लेकिन क्योंकि 1 घंटा पड़ा है, ज़्यादातर वक्त आपने 17,300 के नीचे ट्रेड किया है, तो वो थोड़ी सी रिस्क है। 17,400 के ऊपर नहीं निकल पाएंगे, ये बात पक्की। तो 17,350 17,400 सेल जोन है आपके लिए। जो आज सुबह हम बात कर रहे थे 350 से 425, एक दीप देखिए 3 बार 350 से घुमा है मार्केट, और आज का हाई 17,425 ही है। इससे आप फ्यूचर्स पे, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से मार्केट एकदम उस रेंज और उस लेवल को रेस्पेक्ट करके वहीं से घूम रहा है। आज का हाई स्पॉट लेवल पर 375 है। करेक्ट। सो 350 से इनफैक्ट मैं कहूँगा 350 से 425 की रेंज में बेचिए, 150 से 225 की रेंज में खरीदिए। 75 पॉइंट की रेंज 17,150 से 17,225 आज का लो जो है वहाँ खरीदना है। आज का हाई 17,375 है, लेकिन 17,350 से 425 इस 75 पॉइंट की रेंज में बेचना है। और अभी कुछ नहीं करना, खाली देखना है, क्योंकि इस रेंज के बीच में तो कुछ करने लायक आप है नहीं। क्लियर है? क्लियर है सर। अब आइए बैंक निफ्टी 36,800 पर है। 36,800 36,900 ही वो रेंज है जहाँ पिछले 3-4 दिन तक हमने सपोर्ट लिया। आज नीचे गए भी, वापस रिकवर हो गए। 36,525 का लेवल दिया था नीचे, स्ट्रॉन्ग बाय जोन। 545 का लो बनाया है। ऊपर में आप देख लीजिए 37,040 के आसपास का हाई है। तो अब जो एफएनओ डेटा है 37,000 के नीचे जब तक हैं आप खराब ही हैं। क्यों? 37,000 के पुट पर 18 लाख शेयर हैं और 37,000 के कॉल्स पर 24 लाख शेयर हैं, जो कि अच्छा खासा इंटरेस्ट है। तो जब तक 37,000 के ऊपर ट्रेड न करें तब तक आप तेज़ी में है ही नहीं। तो आज का जो हाई है 37,040, उसके ऊपर ही आपको तेज़ी के बारे में सोचना है। तब तक बैंक निफ्टी झटके लगा लगा के ऊपर आ भी सकता है, लेकिन 37,050 जब तक पार करके नहीं टिके तब तक आपका सेल ऑन राइज ही है। कितना गिर सकते हैं? 36,500 के नीचे शायद ना जाए, जो अभी डेटा दिख रहे हैं उस हिसाब से वहाँ पर सपोर्ट है। ज़्यादा संभावना दीप ये लग रही है कि 36,800 के आसपास क्लोजिंग देने की कोशिश आज बैंक निफ्टी करेगा। डेटा के लिहाज से ऐसा लग रहा है। 36,500 800 तो यानी कनेक्ट यहाँ से थोड़ा सा नीचे, यहाँ या इसके आसपास। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट लेवल से थोड़ा नीचे है बाजार और लग नहीं रहा कि यहाँ से और आपको एक्शन आते हुए दिखेगा। पर एक स्टॉक जबरदस्त एक्शन में है। 10% का वायदा कारोबार का अपर सर्किट भी लगा था, अभी भी अपनी गेन्स होल्ड कर रहा है, 5-6% ऊपर है, और वो है लुपिन। सरप्राइज खबर आई बट बाजार काफी खुश हुआ इस खबर से और उसके बाद से स्टॉक है एक्शन में। तो आइए समझते हैं क्या थी ये खबर और क्यों बाजार खुश हुआ कि एकदम सडन स्पाइक आपने देखा और वायदा कारोबार का 10% का सर्किट भी लगा लुपिन में। देवांशी यहाँ तैयार बताने के लिए। देवांशी बताइए। बिल्कुल, आप देखिए लुपिन में आज काफ़ी पॉजिटिव खबर आती हुई देखी, जहां पे यूएस एफडीए से उनको क्लीन चिट मिली है गोवा प्लांट के लिए। आप देखिए 7 ऑब्जर्वेशंस कंपनी को मिलते हुए दिखे थे यूएस एफडीए से सितंबर में, और ये काफ़ी जल्दी है। हम देख रहे हैं कि इस ऑब्जर्वेशन पे कंपनी ने कामकाज किया है और अब उनको क्लीन चिट मिलती हुई दिखी है। अब ऑलरेडी जो पेंडिंग ऑर्डर्स थे वो कुछ भी नहीं थे, लेकिन अब देखिए अब ये पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि अगर आप टोटल एनडीएज देखते हैं तो उसमें से ऑलमोस्ट 50% तक के जो टोटल एनडीएज हैं उनके जो अप्रूवल आ सकते हैं आने वाले 2 साल में, उनका जो प्रोडक्शन होता हुआ दिखेगा वो या तो ये प्लांट से होता हुआ दिखेगा और दूसरा उनके इंदौर प्लांट से। इंदौर प्लांट को अभी भी क्लियरेंस नहीं मिला है, लेकिन 20 to 25% का जो प्रोडक्शन है वो इस प्लांट से होता हुआ दिखेगा, एक्सपोर्ट्स होते हुए दिखेंगे। तो जो नए वाले अप्रूवल्स होंगे उनके लिए ये काफ़ी पॉजिटिव है। माना जा रहा है कि Q4 तक इनको काफ़ी नए अप्रूवल्स मिलते हुए दिख सकते हैं और इसके चलते यहाँ से उनको काफ़ी फायदा मिलेगा।
एनालिस्ट का ये कहना है कि ऑलमोस्ट 170 से लेके $200 मिलियन तक का जो रेवेन्यू इंक्रीमेंट है वो लुपिन के लिए होता हुआ दिखेगा। अब अगर इंदौर प्लांट को भी जल्द से जल्द मंजूरी मिल जाती है या EIR मिल जाता है तो ये काफ़ी पॉजिटिव लुपिन के लिए होगा। और यही नहीं, मैनेजमेंट का जब Q2 के जब इन्वेस्टर मीट होती हुई दिखी थी तो उनका ये भरोसा था कि गोवा प्लांट जो है आने वाले 2 तिमाही में क्लियर हो जाएगा और ये होता हुआ दिखा है। तो अगर इनकी मानते हैं तो जो बाकी 2 क्लियरेंसेस हैं वो भी जल्द आते हुए दिख सकते हैं, तो लुपिन की री रेटिंग की भी संभावना जो है वो बनती हुई दिख रही है। बिल्कुल, लुपिन की री रेटिंग की भी संभावना बनती हुई दिख रही है और स्टॉक में भी हमने बढ़िया एक्शन दिखा है। आइए चोपड़ा साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनसे भी एक राय लेते हैं। चोपड़ा साहब, गुड आफ्टरनून। लुपिन मानते हैं सर यहाँ से री रेटिंग संभव, क्योंकि एक तो फाइनली रेजोल्यूशन हो गया है और स्पेशली इस बार जो रेजोल्यूशन हुआ है वो बाकी टाइम से देखें तो काफी जल्दी ये रिजॉल्व कर पाए मैटर को। कैसे समझे सर इस डेवलपमेंट को? बहुत अच्छी डेवलपमेंट है और मुझे लगता है कि पूरा का पूरा फार्मा क्षेत्र जो है उसमें कहीं ना कहीं री रेटिंग की आवश्यकता भी है और शायद हो भी रही है। और ये बात हम तब रियलाइज कर पाएंगे जब यहाँ से अच्छी खासी तेजी हो जाएगी। तो अगर आप लुपिन को देखें, ग्लेनमार्क को देखें, डॉक्टर रेड्डीज को देखें, सन फार्मा को देखें, जो भी दिग्गज बड़ी कंपनियां हैं वहाँ पर एक अच्छा पैटर्न्स बन रहे हैं चार्ट्स में भी। और मुझे लगता है कि फंडामेंटली भी ये स्ट्रॉन्ग सेक्टर है। और जब भी मार्केट्स में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होती है, टॉप आउट होते हैं मार्केट्स, तो तब लोग सेफर सेक्टर्स की तरफ जाते हैं। तो मुझे लगता है कि फार्मा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर सेफ्टी है। दूसरी बात, जो डॉलर मजबूत हो रहा है और रुपया कमज़ोर हो रहा है तो उससे जो एक्सपोर्ट करने वाली क्षेत्र हैं जैसे IT है, जैसे फार्मा है, उसको फ़ायदा पहुंचता है। तो मुझे लगता है कि जो डॉलर अभी 75-76 के बीच में ट्रेड कर रहा है तो वो उससे बेनिफिट पहुंचना चाहिए, क्योंकि जितने भी बड़ी कंपनीज हैं वो सारे के सारे एक्सपोर्टर्स हैं। और आज जो गोवा के प्लांट का क्लियरेंस आया है तो वहाँ पर भी ये प्राइमरली एक्सपोर्ट्स करते हैं। जहाँ तक मेरी नॉलेज है 50-60% एक्सपोर्ट्स की तरफ जाता है वहाँ का जो प्रोडक्शन होता है। तो ऑल सेड एंड डन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इस तरीके से पॉजिटिव खबर है। और लुपिन नो डाउट हमारे देश की टॉप 10 कंपनीज में आती है तो बहुत अच्छा। मुझे लगता है कि लुपिन यहाँ से अगर चलना शुरू हुआ और क्योंकि काफ़ी गिरावट ऑलरेडी हो चुकी है तो संभवतः आपको 1000-1100 के लगभग बहुत जल्द दिखेगा। तो मुझे लगता है कि फार्मा इंडस्ट्री के जितने बड़े शेयर हैं उनमें बाइंग शुरू कर देनी चाहिए सिलेक्टिवली और थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए फार्मा में। ओके, तो फार्मा शेयर में थोड़ा थोड़ा लेना शुरू कर दें। लेकिन अगर आपने थोड़ा नहीं भरपूर लिया सुबह सुबह लुपिन, जब जय ने दिया था बाय कॉल, तो आपके मजे हो गए। कुछ ही मिनटों में, घंटों का और दिनों का काम चुटकियों में कुछ ही मिनटों में होता हुआ दिखा है। आइए बढ़ते आगे। सुमित जी तैयार है अपने सुपर हिट शेयर के साथ। बताएं सुमित जी। बाय का स्टॉक है अनिल जी, बॉम्बे डाइंग 105-106 के बीच में अभी ट्रेड कर रहा है। इसको लेने का सलाह रहेगा। बॉम्बे डाइंग में एक स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म हो रही है और मेरे को लग रहा है कि ये स्टॉक यहां से आउट परफॉर्म और एक बढ़िया मूव दिखाने को तैयार है। 97-98 स्टॉक का नीचे में सपोर्ट है। 97 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करना है, जिसके अंदर ऊपर में इमीडिएट दो टारगेट्स बनेंगे। 114 रुपए के बनेंगे। 114 रुपए का लेवल टूटने पे 120 रुपए तक का मूव भी बॉम्बे डाइंग में देखने को मिल सकता है। मेरे को मोस्टली ये टेक्सटाइल के स्टॉक सारे मजबूत लगते हैं। एक एक करके सब में मोमेंटम स्टार्ट हो रहा है। अब जो मूव देखने को मिलेगा वो बॉम्बे डाइंग में देखने को मिलना चाहिए। 114 से 120 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें। 97 का नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं। ओके, तो ये है आपके लिए बॉम्बे डाइंग में खरीदारी करने की राय। 97 के स्टॉप लॉस के साथ 114, 120। और इंसिडेंटली कुणाल जी राकेश जी भी हाथ खड़ा करके बोले मेरा भी है, मेरा भी हो रहा है। तो सर दोनों के लिए एक बार जरा चार्ट कॉर्नर का बिगुल बजा दिया जाए। बनाए सर। अनिल जी, बिगुल चार्ट कॉर्नर का है बट स्टॉक स्पेशल पिक है और ये जो पैटर्न है ये बड़ी वाली नेकलाइन तोड़ने की तैयारी कर रहा है और टूटने के बाद स्टॉक मिलेगा नहीं। टेक्निकली बड़े चार्ट पर एक बड़े ब्रेकआउट के लिए नेकलाइन को तोड़ रहा है। नीचे में एक अच्छा बेस है। अल्टीमेटली बाय एंड होल्ड में 130 तक जाएगा। ओवर टू कुणाल जी। देखिए नीचे बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। 104 रुपए पहली हर्डल थी, वो पार हो गई। 110 रुपए अगली हर्डल है, ये भी पार होती हुई दिखाई देगी और उसके बाद फिर स्टॉक में एक बड़ी तूफानी तेजी देखने के लिए तैयार होना चाहिए। तो इन स्तरों पर बाय करके चलें। एक स्टॉप लॉस रख लें यहां पर 103 रुपए पर, 103 पर ब्रेकआउट के लेवल से 1 रुपया नीचे स्टॉप लॉस रखें। पहला टारगेट स्टॉक के लिए 112 रुपए का है। इवेंचुअल टारगेट 116 रुपए का है। तो 112, 116 के टारगेट के लिए बॉम्बे डाइंग में खरीदारी करें।
112, 116, 114, 120 टारगेट जो भी लगाना है अपने पोजीशन के हिसाब से लगाएं, बट बात यही है कि स्टॉक ऊपर जाने के लिए तैयार है। सुमित जी, राकेश जी, कुणाल जी को काउंटर आ रहा है पसंद। आइए देखते हैं नितिन जी की क्या है राय इस समय बाजार पर और क्या है स्ट्रैटेजी। बिगुल निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरार का। बताएं नितिन जी। देखिए यहाँ पे निफ्टी पे तो जो व्यू बन रहा है कि निफ्टी में काफ़ी रेसिस्टेंस है और वो 17,300 17,350 के आसपास काफ़ी सप्लाई जोन है। और आज भी जैसे कॉल राइटिंग काफ़ी हुई है 17,300 की कॉल में, तो वो एक रेसिस्टेंस बन रहा है और 17,300 की पुट्स में कुछ बाइंग इंटरेस्ट दिख रहा है। तो डेटा को देख के ऐसा लग रहा है कि एक करेक्शन आनी चाहिए और करेक्शन 17,200 17,150 तक जा सकती है। तो उसको देखते हुए अगर यहाँ पे बेट करना है तो निफ्टी 17,300 की पुट ऑप्शन होगी जो 100 रुपये के आसपास अभी मिल रही है। इसका स्टॉप लॉस 60 रुपये बनता है और टारगेट करीब 165 170 रुपये बनते हैं। तो ये तो निफ्टी में ओवरऑल, क्योंकि निफ्टी के जो मेजर स्टॉक्स हैं, जो टॉप 11 स्टॉक्स हैं, टॉप 10 स्टॉक्स हैं, उसमें वो बिल्कुल रेसिस्टेंस के आसपास हैं। तो एक प्रॉफिट बुकिंग या सेलिंग की उम्मीद लग रही है। एक स्टॉक है जो लुपिन, जिसके बारे में अभी बात हो रही थी, उसमें डेटा काफ़ी अच्छा लग रहा है, 12% OI एडिशन है। तो मुझे लग रहा है कि लुपिन में कॉल ऑप्शन लेनी चाहिए और वो कॉल ऑप्शन आपकी 930 स्ट्राइक की हो सकती है, जिसका प्राइस 30-31 के आसपास है। स्टॉप लॉस 20 रुपये होना चाहिए और टारगेट करीब 55 से 60 रुपये होना चाहिए। तो निफ्टी में पुट लेना चाहिए और लुपिन में कॉल ऑप्शन लेकर के ट्रेड कर सकते हैं। बिल्कुल, तो एक्शन है स्टॉक स्पेसिफिक। निफ्टी में पुट लेना है बट स्टॉक्स में आपको अच्छा एक्शन बनते हुए दिख रहा है। आइए ऐसा ही एक और बढ़िया ट्रेडिंग कॉल लें विश्वेश जी के साथ। विश्वेश के विशेष। बताएं विश्वेश जी। अनिल जी, दीपांशु देखिए IGL अच्छा लग रहा है, 507 के आसपास चल रहा है फ्यूचर में। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि पिछले ऑलमोस्ट सवा महीने से स्टॉक कंसिस्टेंटली 507-8 के पास आता है और वहाँ से दम तोड़ देता है, वापस नीचे जाता है। लेकिन आज एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखी जा रही है कि 500 के कॉल में 1,50,000 शेयर का ओपन इंटरेस्ट अनवाइंड हुआ है। एट द सेम टाइम कॉल साइड OI देखोगे तो 34 लाख है, जबकि पुट साइड ओनली 14 लाख है। तो मुझे लगता है एक्सेसिव कॉल राइटिंग है स्टॉक में और जिस हिसाब से स्टॉक 500 को पियर्स करके जा रहा है, आई हैव अ रीजन टू बिलीव इन दिस वीक मार्केट अगर स्टॉक चल रहा है तो जैसे ही स्टॉक 510 के ऊपर जाएगा, स्टॉक इज हेडिंग फॉर 514। तो एक्सट्रीमली बेटर रिस्क रिवॉर्ड है। मेरे यहाँ पे बाइंग की रिकमेंडेशन है। स्टॉप लॉस 496 का जो काफ़ी बड़ा नहीं है, 525 और 540 के ये दो टारगेट के लिए IGL का फ्यूचर खरीदने की राय है। ओके, तो IGL का फ्यूचर खरीदारी करने की राय विश्व जी। IGL कल भी रडार पे आया था, कल मेरे ख्याल से सुमित जी ने दिया था रिकमेंडेशन खरीदारी करने के लिए आज से। और कल हमने एक खबर भी की थी शायद, हाँ, वो जो गैस के दाम बढ़े थे वो IGL, गेल, ONGC जैसी कंपनियों के लिए अच्छे हैं, जो यूरोप में गैस के दाम बढ़ते हुए नजर आए थे। और सुमित जी की तरफ से भी कल सुबह IGL में बाय कॉल था। तो फिलहाल 507 रुपये ये है वो लेवल जिस पर IGL ट्रेड करा है। 525 540 के लेवल के लिए आपको करनी चाहिए खरीदारी भी। आइए बढ़ते हैं आगे और भसीन साहब से मुलाकात करने का वक्त है। लेते हैं भसीन के हसीन शेयर। स्वागत है भसीन साहब आपका। एक मिनट में आपसे बात करूं, अपडेट लूं, उससे पहले एक बड़ी खबर स्क्रीन पर फ्लैश होती हुई दिख रही है, जरा इसे पढ़ लिया जाए कि फाइजर की तरफ से ये खबर आती हुई दिख रही है। और फाइजर की तरफ से खबर ये आ रही है कि ओमिक्रॉन से होने वाले हॉस्पिटलाइजेशन में 70% की कमी आती हुई दिख रही है अगर आप फाइजर की दवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये ओमिक्रॉन से लड़ने में ये सहायक नज़र आ रही है। पूरी डिटेल्स लेते हैं किस तरह की खबर आ रही है, लेकिन ये वाकई में एक खबर अच्छी है। हाँ, ओमिक्रॉन पर फाइजर की दवा 70% तक असरदार है। ये बड़ी खबर, ये बड़ी खबर है। हाँ। फाइजर के लिए भी और फाइजर से ज़्यादा दुनिया भर के लिए कि भाई ओमिक्रॉन साउथ अफ्रीका में इस कंपनी की दवा ओमिक्रॉन वेरिएंट पर 70% असर डाल रही है। तो ये बड़ी खबर फाइजर के लिए आती हुई दिख रही है इस वक्त, इस पर नज़र रखिए। और अनडाउटली माय गॉड 5% की बड़ी तेज़ी फाइजर का स्टॉक दिखा रहा है, होना ही है। तो ये बड़ा एक्शन इस वक्त आपको होते हुए दिखेगा फाइजर में। और अच्छी खबर ओमिक्रॉन से लड़ने में आती हुई दिख रही है, तो फाइजर के लिए बढ़िया खबर है। जल्दी से एक बार चार्ट्स पर चेक लिया जाए क्योंकि स्टॉक बहुत तेज़ दौड़ लगाता दिख रहा है। कुणाल जी चार्ट्स देखिए और जल्दी से एक शॉर्ट ओपिनियन में चोपड़ा साहब आपसे भी लूँगा, लेकिन पहले एक बार जल्दी से चार्ट चेक लिया जाए। कुणाल जी देखिए फाइजर के चार्ट्स, बड़ी अच्छी खबर फाइजर के लिए आती हुई।
अनिल जी, चार्ट भी बहुत अच्छे हैं। स्टॉक में एक बुलिश डाइवर्जेंस चार्ट पर बनती हुई दिख रही है। अगला रेजिस्टेंस जो है वो 5300 5300 पर नजर आता है और 5300 पार होगा तो ये स्टॉक वापस से 6000 को रिक्लेम करेगा। तो ट्रेडिंग के लिए भी और मुझे लगता है निवेश के लिए भी ये स्तर खरीदने लायक हैं। मेरी बिल्कुल पुरजोर खरीदारी की राय। ये खरीदारी करने की राय है। वैसे भी फार्मा स्टॉक्स काफ़ी मजबूत दिख रहे हैं। इसमें खबर ये भी आ रही है कि अगर आप एक बूस्टर डोज लेते हैं तो फिर 70% से ज़्यादा असरदार होती हुई दिख रही है। हालांकि ये फाइजर यूएस के लिए है नेचुरली, लेकिन वो एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट जो होता है वो उस हिसाब से, क्योंकि जो दवा बना रही है वो फाइजर यूएस से बना रही है। करेक्ट, बिल्कुल सर। और काफ़ी सारे और भी आ रहे हैं, जैसे साउथ अफ्रीका की स्टडी कर रहे हैं तो उसमें हॉस्पिटलाइजेशन रेट भी गिरा है। ऐसा नहीं है कि इफेक्टिव नहीं है, इफेक्टिव है, बट अगर आप बूस्टर डोज ले रहे हैं तो और इफेक्टिव है। ऐसा करके निकल। तो चोपड़ा साहब एक बार जल्दी से इस पर अपनी राय दें। अनिल जी, मुझे जो लगता है कि मार्केट्स को जो नापसंद है वो है कंफ्यूजन, और जब भी कंफ्यूजन के स्टेट में होता है तो मार्केट गिर जाता है। और अभी भी जो हम देख रहे हैं वो प्राइमरली कंफ्यूजन की स्टेट है। एक ओवरसोल्ड मार्केट था, थोड़ी बहुत बढ़ोतरी शुरू हुई थी और उसके बाद ये ओमिक्रॉन की एंट्री हुई। तो मेरे अंदाजे से इस तरीके की जो सकारात्मक खबरें हैं वो अच्छी होंगी मार्केट्स के लिए ग्लोबली, और इससे बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा। पीछे मॉडर्ना के जो सीईओ थे उन्होंने कुछ ऐसा स्टेटमेंट दिया कि शायद वो नहीं मैनेज कर पा रही है उनकी वैक्सीन और बहुत खतरनाक है। मगर ऑल सेड एंड डन कल पहली मौत हुई है अनिल जी यूके में, जो कि एक बहुत बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है। पूरे के पूरे दुनिया के बाजार कल इस खबर पे गिर गए कि ओमिक्रॉन से एक डेथ हो गई है। मगर कोविड से हमने देखा है कि बहुत डेथ्स हुई हैं, कोई नया कुछ ऐसा नहीं हुआ है। और अच्छी बात यह है कि अगर ये मैनेजेबल है, 70% इनकी वैक्सीन इस पे असरदार है, तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं कहूँगा ये ओवरऑल मार्केट्स के लिए बहुत अच्छी खबर है, और इससे कंफ्यूजन दूर होगा, डर दूर होगा, और शायद हम लोग ग्लोबली ऊपर चलना शुरू करेंगे और थोड़ी स्टेबिलिटी भी आएगी मार्केट्स में। तो इट इज़ अ गुड न्यूज़, मेरे हिसाब से बहुत अच्छी खबर है जी। इस अच्छी खबर पर स्टॉक पर भी एक्शन है, और अमेरिका की फाइजर कंपनी के लिए तो अच्छी खबर है ये। अगर आप बूस्टर डोज लगाकर फिर हैं तो फिर 70% मामलों में ओमिक्रॉन की दवा जो साउथ अफ्रीका में वो असरदार साबित हुई है। खबर बताने के पीछे पर्पज़ ये है कि आप थोड़े निश्चिंत हो जाएं, चिंता करने की जरूरत नहीं, इतना फाइजर से डरने का ओमिक्रॉन से डरने घबराने की जरूरत नहीं, फाइजर है ना, फाइजर है। ओके, आइए वसीम साहब हमारे साथ हैं। वसीम साहब गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका। बताएं सर पहले तो आपकी तरफ से अपडेट और डायरेक्शन। डायरेक्शन वन वे है सर, आपने सारी गुड न्यूज तो दे दी। इंडिया में तो हर्ड इम्यूनिटी है, इससे ज्यादा अच्छी न्यूज क्या हो सकती है। तो 18,000 की तैयारी कर लीजिए सर, 31 से पहले, क्या उससे पहले ही आ जाएगी। और जो निश्चिंत रहेंगे, और ये मैं और लिख दूं, चिंता डाकनी है सर, चिंता तो डाकनी आने से पहले ही आपको वार कर लेती है। तो शेयर बाजार तो ये कहता है शेर बन के चलो, ये चील कौवे वाली जो गिद्ध वाली बातें हैं वो छोड़ दीजिए, ये बीमारी निकल जाएगी। आज फाइजर का आ गया, कल किसी और का आ जाएगा। और इंडिया में अनिल जी देयर इज हर्ड इम्यूनिटी, तो माल लेने का कीजिए, 2 नहीं 3 पिक है अभी के लिए। नहीं बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और ये दवा की खबर, जैसे आप फोन लाइन पर आए ये खबर ब्रेकिंग आई, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो देखते ही बनता है। और बिल्कुल आप लगातार कह रहे हैं कि 18,000 की तैयारी कीजिए, बीच बीच में ठीक है थोड़े बहुत ऊपर नीचे चलते रहेंगे, मार्केट है हमेशा होगा। बताएं सर, अपडेट दें पहले, उसके बाद लेता हूँ फ्रेश कॉल्स। अनिल जी अपडेट तो ये है कि आपको HCL टेक और माइंडट्री का है, दोनों अपने सुबह के रेट से ऊपर चल रहे हैं। अनक्वेश्चनेबली द बेस्ट IT स्टॉक्स टू बाय। गोदरेज प्रॉपर्टी आपको कुछ दिन पहले कहा था 20828088, आज की राइट से भी हो गया। अब 2 नहीं 3 पिक्स हैं आपके लिए। हाँ, ये एक अपडेट दे दूं, मैं आपको फिर लिख के दे रहा हूँ, जो आपको सुबह भी कहा था जुबिलेंट होल्ड करना। जुबिलेंट इज हिटिंग न्यू मॉर्निंग हाइज। Jubilant and HDFC are headed. Jubilant is headed to 4,000 and HDFC to 3,000. Jubilant has made a double bottom at 3,680. अब ये 4,000 पे रुकेगा और HDFC रुकेगा 3,000 पे सब मिनिमम, उसके बाद ऊपर की बात करेंगे। अब आपके लिए 2 नहीं 3 बाइज है, आप कहे तो मैं शुरू करूं। तो अनिल जी देखिए, हाँ भाव बढ़ गया, इसलिए मैं 3 बोल रहा हूँ कि अभी मैंने PFC निकाला था, क्योंकि पावर सेक्टर में जो लेंडिंग इंस्टीट्यूशन है वो बहुत बढ़िया कर रही हैं। 22.5 पे लेना था, 23 साढ़े 23 का भाव है, 22.5 में ले, अभी ले आपके में 26.5 का टारगेट है, 20.5 का स्टॉप लॉस। सीमेंट में मैं बहुत बुलिश हूँ और अंबुजा इज गोइंग टू बी एन आउट परफॉर्मर, 77.5 में लीजिए, 77.5 का स्टॉप लॉस, 88 का टारगेट।
और तीसरा मेरा मनपसंद जो मैं कई बार ही कह चुका हूँ लेने के लिए रखिए, और आज गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि सेमीकंडक्टर मार्केट में बहुत बड़ी छूट होगी। Bosch इज द मोस्ट बिग लार्जेस्ट OEM इन द वर्ल्ड, और उन्होंने सेमीकंडक्टर ड्रेसडेन में स्टार्ट किया, और अगर इंडिया से ये छूट मिल गई तो Bosch इज अ नो ब्रेनर। 16,600 पे लीजिए, 16,200 का स्टॉप लॉस है, 17,250 मैंने कई बार ये दिया, 15, 16, 17, 17, 17.5 जाता है तो वहां मैं बुक भी करा देता हूँ। 17,200 मिनिमम टारगेट है Bosch में। आपका ऑल टाइम फेवरेट है, एक सही में बड़ी तगड़ी MNC कंपनी जो बसिन साहब की लिस्ट में हमेशा रहता है। Bosch खरीदें 16,700 16,600 की रेंज में, 16,200 का स्टॉप लॉस, टारगेट 17,250 का। इसके अलावा पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन अभी थोड़ा ऊपर 123 50 पैसा नीचे मिले, जो बसिन साहब की लैंग्वेज में 8 आना नीचे तो 122 रुपये 8 आना में लीजिए, 120 रुपये 8 आने का स्टॉप लॉस और 126 रुपये 8 आने का टारगेट। 3 8 आने आए हैं। ओके, अंबुजा सीमेंट 377.50 में यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस लगाना है। 388 के टारगेट के लिए खरीदारी करने की राय अंबुजा सीमेंट में भी आती हुई दिख रही है आपके लिए। ये एक और स्टॉक है जहां खरीदारी करने की राय बसिन साहब की तरफ 370.50 में लेना है और 388 का टारगेट रखना है। ये तीनों स्टॉक बसिन साहब की तरफ से। धन्यवाद सर, कल सुबह फिर होगी आपसे मुलाकात। आइए, सुमित जी भी तैयार है इस बीच अपने सुपरहिट शेयर के साथ। बताइए सुमित जी, शुरुआत कीजिए इन शब्दों के साथ। एक बाय का स्टॉक आया है। बिल्कुल अनिल जी, एक बाय का स्टॉक आया है और कुछ समय बाद ऐसा हो जाएगा कि आप लोगों को मैं इतना टेम्पलेटेड कर दूंगा कि आपको खाली स्टॉक का नाम स्टॉप लॉस टारगेट, मतलब बाकी सब तो अनिल जी ने खुद ही बोल दिया है ना। वो न बताए उससे पहले बताइए सर। जी अनिल जी, बोले जी बाय का स्टॉक रडार पे आया है। स्टॉक का भाव चल रहा है 80 रुपए और बसिन जी वाली भाषा में 80.5 रुपए, यानी 80 रुपए 50 पैसे। गलत 80 रुपए। अब तो दीप भी 80 रुपए 8 आना कहाँ 80 रुपए 80.5 है ही नहीं बसिन साहब का। 80 रुपए 8 आना 80 रुपए 8 आना अभी भाव चल रहा है, खरीदारी करें। स्टॉक का नाम है सतलज टेक्सटाइल। वापस से टेक्सटाइल आप देखिए, एक एक करके सब टेक्सटाइल स्टॉक्स में मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो सतलज टेक्सटाइल के अंदर अब यहां से ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। यहां पे सीएमपी पे खरीदारी करें। 85-86 स्टॉक का नीचे में सपोर्ट है, तो स्टॉप लॉस लगाए 86 के नीचे का। 4-5 दिन का व्यू लेके काम करें। 86 रुपीज का पहला टारगेट बनेगा, 92 रुपए का दूसरा टारगेट बनेगा। 86 से 92 के टारगेट्स के लिए सतलज टेक्सटाइल में खरीदारी करें 76 के स्टॉप लॉस से। 86 और 92 ये दो टारगेट के लिए करें खरीदारी। 86 और 92 ये दो टारगेट खरीदारी करें सतलुज टेक्सटाइल्स में। और टेक्सटाइल शेयरों में है जबरदस्त एक्शन जो आता हुआ दिख भी रहा है। थोड़ी देर में चोपड़ा साहब से भी राय लेंगे उन पर, लेकिन उससे पहले कोपरान एक और शेयर है जो जबरदस्त एक्शन में और फोकस में भी है। देवांशी तैयार है हमारे साथ पूरी डिटेल्स लेकर, जो कि फार्मा सेक्टर को बड़ी क्लोजली ट्रैक करती है। देवांशी बताइए कोपरान में क्या हो रहा है? सर आप देखिए कोपरान, अब हाल ही में सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कोपरान के पास क्या क्या है, कौन से प्रोडक्ट्स हैं। तो आप देखिए 40% उसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो इनके फॉर्मुलेशन कारोबार से आते हैं और 60% उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो API कारोबार से आता है। यही नहीं, कंपनी ज़्यादातर एक्सपोर्ट करती है। 50 से ज़्यादा देश हैं जहाँ पे कंपनी का एक्सपोर्ट्स पे फोकस है। ऑलमोस्ट 65% से भी ज़्यादा की जो इनकी आय है वो एक्सपोर्ट से आती है, जो कि धीरे धीरे बढ़ती हुई दिखेगी। अब आप देखिए इसकी री रेटिंग की पॉसिबिलिटी क्यों दिख रही है। सबसे पहले तो कोई भी कंपनी जो फार्मा कंपनीज होती है उनकी जो प्रोडक्ट पाइपलाइन होती है वो सबसे अहम होती है। सबसे ज़्यादा टाइम उनका R&D में जाता है, फिर उनको मंजूरी मिलती है और जब वो कमर्शलाइजेशन शुरू करते हैं वो उनका पीक समय होता है। उसके बाद कंपनी की आय में इसका कंट्रीब्यूशन आता है। तो कोपरन के लिए सबसे पॉजिटिव ये है कि अब तक ये कंपनी R&D कर रही थी, यानी कि सबसे ज़्यादा निवेश जो है या केपेक्स जो है वो कंपनी का पूरा होता हुआ दिख रहा है। आने वाले 2 साल में आप देखिए कंपनी की जितनी भी प्रोडक्ट पाइपलाइन है उसका कमर्शलाइजेशन शुरू हो जाएगा, यानी कि इनकी जो टोटल आय है उसमें ये 11 प्रोडक्ट्स हैं जिनके रेवेन्यूज कंट्रीब्यूट करते हुए दिखेंगे। सारे बड़े दवा हैं जो कि हम देखेंगे कि आने वाले समय में ये ज़्यादातर कंट्रीब्यूट करते हुए दिखेंगे। कुल मिला के 11 ऐसी जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्रोडक्ट पाइपलाइन में है, जिससे आप देखिए इंटरेस्टिंग बात यह कि 6 ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो ऑलरेडी
कमर्शलाइजेशन स्टेज में है और FY23 तक इनका कमर्शलाइजेशन पूरा हो जाएगा। 2 ऑलरेडी ये जो प्रोडक्ट्स हैं कमर्शलाइजेशन स्टेज में हैं, उनकी जो प्रोडक्शन है वो शुरू हो चुके हैं। तो आने वाले समय में, आने वाले 1 साल में इनकी जो आय है वो कंट्रीब्यूट करने लगेंगी। यही नहीं, इंटरेस्टिंग ये भी है कि 6 ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि ऑलरेडी स्टेज 2 में है और 5 ऐसे हैं जो कि स्टेज 3 में है। तो आने वाले समय में जो प्रोडक्ट पाइपलाइन है वो ऑलरेडी पीक पे पहुंच चुके हैं, केपेक्स पूरा हो चुका है। तो FY23 तक हम देखेंगे कि ये 11 ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट पाइपलाइन भी काफ़ी मजबूत है और इसके जो रेवेन्यूज़ हैं उसमें कंट्रीब्यूशन तगड़ा होता हुआ दिखेगा। यही नहीं, कंपनी ने हाल ही में अपने प्रमोटर्स को भी प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट किया था और कुल मिला के 255 रुपीज़ पर यह अलॉटमेंट किया गया है, जो कि काफ़ी अच्छी प्राइस है। आप देखिए अभी फिलहाल 280 के लेवल्स के आसपास ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है और आने वाले समय में ये भी केपेक्स के लिए कंपनी यूटिलाइज करती हुई दिखेगी, तो ये भी पॉजिटिव है। ओके, तो कोपरान ये है आपके लिए बड़े एक्शन वाला। 255 रुपए पर अलॉटमेंट हुआ है, 255 रुपए, और सर वहीं से आप देखिए धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ है। अभी भी जो ओवरऑल प्रोडक्ट पाइपलाइन जो है उसके रेवेन्यूज नहीं आए हैं। करेक्ट। और YTD में तो 90% से भी ज्यादा का रिटर्न दिया है। 90% चल चुका है शेयर इस साल की पहली जनवरी से। ओके, तो मतलब लगभग दुगुना हुआ है 2021 में कोपरान का शेयर। फार्मा कंपनी है ना, राइट? हाँ, फार्मा कंपनी, ठीक है। ओके, तो ये है आपके लिए जबरदस्त एक्शन वाला स्टॉक कोपरान, 5% के ऊपरी सर्किट पर। हाँ, टेक्सटाइल शेयर की बात कर रहे थे और उस पर राय लेनी थी हमें चोपड़ा साहब से। चोपड़ा साहब बताएं आपको क्या पसंद है? आज सुबह सुबह जैन साहब भी सियाराम सिल्क मिल फिर से बोल के गए, वो उनके जेम स्टॉक में। अभी सतलज पसंद आया सुमित जी को, आपकी नज़र है सर इस पर? अनिल जी, मैं 2 स्टॉक्स रिकमेंड करना चाहूँगा, एक्चुअली 3 करना चाहूँगा। 2 टेक्सटाइल स्पेस से ही जो मेरी पसंदीदा कंपनीज है। पहली है सेंचुरी टेक्सटाइल, बिरला ग्रुप की कंपनी है और मुझे लगता है कि इसमें टेक्सटाइल का के साथ आपको रियल एस्टेट का भी फ्लेवर मिलता है और रियल एस्टेट में भी ये कंपनी काफ़ी अच्छा काम कर रही है। और हर तरीके से अगर आप पेरेंटेज देखें, कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ देखें, हर तरीके से ये कंपनी अच्छी, करीब करीब 840 के स्तर पे अभी ये ट्रेड करता है। और जो मीडियम टर्म इन्वेस्टर्स हैं ये 900 के टारगेट के लिए इसमें खरीदारी कर सकते हैं। दूसरी एक और दिग्गज कंपनी है वेल्सपन इंडिया। ये वेल्सपन समूह की कंपनी है और मुझे लगता है कि इसमें भी पोस्ट करेक्शन एक ठीक ठाक कंसोलिडेशन भी हो गया है। 143 के स्तर पे अभी ये मिल रहा है और 160 के टारगेट के लिए, 60-65 के टारगेट के लिए इसको लिया जा सकता है। तो वेल्सपन और सेंचुरी ये मेरी टेक्सटाइल क्षेत्र में 2 पिक्स हैं। एक और मैं बात कहना चाहूँगा, मुझे जो अच्छा लगता है वो बैंकिंग क्षेत्र में, पब्लिक सेक्टर बैंकिंग में PNB है। और PNB हालांकि देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है और मुझे लगता है कि इसमें एक फंडामेंटल, थोड़ा सा मैं स्टडी कर रहा था कल, तो इसने जो एडवांस टैक्स पे किया है वो करीब करीब 311 करोड़ का किया है। और पिछली बार जो इसने जो टैक्स पे किया था टोटल 333 करोड़ का था। एडवांस टैक्स आप जानते ही हैं अनिल जी, और दर्शकों को लिए भी कहना चाहता हूँ, ये पूरा टैक्स नहीं होता। मुझे लगता है कि इस बार जो रिजल्ट आएंगे PNB के बहुत ब्लॉकबस्टर रिजल्ट होंगे। तो इस समय जिन वैल्यूएशंस पे मिल रहा है बहुत ही एब्सर्डली लो वैल्यूएशंस हैं, 39-40 पे करीब मिल रहा है। इसका बुक वैल्यू ही 84 रुपया है, 11 के PE पे ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है PNB में खरीदारी की जा सकती है और यहाँ से अच्छा अपसाइड देखने को मिल सकता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए, इसमें कोई बहुत ज़्यादा फायरवर्क्स देखेंगे ये मैं नहीं कहता, मगर अगर कोई भी कंपनी अच्छा एडवांस टैक्स पे करती है तो इसका मतलब ये है कि अच्छा मुनाफा कमा रही है। और इस बार जो बढ़ोतरी मैंने देखी है उससे मैं काफ़ी बुलिश हूँ PNB पे। तो PNB में भी खरीदारी की जा सकती है मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए। PNB पसंद है, सेंचुरी टेक्सटाइल पसंद है, वेल्सपन इंडिया पसंद है। तो काफ़ी कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो चोपड़ा साहब के रेडार पर आ रहे हैं। रेडार पर आ रहा है एक और स्टॉक और वो है ITC, इम्पॉसिबल ट्रेडिंग कंपनी। तो ITC के आज एनालिस्ट डे और एनालिस्ट क्या कौन सा डे था? एनालिस्ट और इन्वेस्टर डे आया भी, हो भी गया, ख़त्म भी हो गया और स्टॉक 2% नीचे है। और उनके पास कुछ है नहीं बताने के लिए, फिर भी बहुत कुछ है। तो उन्होंने बताइए क्या कुछ हुआ है? कुछ नहीं हुआ है अनिल जी, सही बता रहा हूँ। और जो सोचा था वो तो कुछ नहीं हुआ है सही में। अच्छा, सोचा था डीमर्जर पे कुछ बोलेंगे, हाँ। उस पर कुछ नहीं बोला। सोचा था कि चलो कुछ नहीं तो बोनस पे ही कुछ बोल देंगे, हर 5 साल में देते थे, हाँ। उस पर भी कुछ नहीं बोला। तो बेसिकली कुछ नहीं बोला है, जो बोला है वो शायद लोगों को पहले ही पता था। अच्छा, क्या बोला वही बता दो आप। ठीक है, रिवीजन ही कर लें हम। हाँ। तो बेसिकली इन्होंने बोला कि हर कारोबार में ग्रोथ के नए नए ट्रिगर्स हम ढूंढेंगे। प्रीमियमाइजेशन, इससे कंपनी को काफ़ी मदद मिली है, आगे भी प्रीमियमाइजेशन पे कंपनी का फोकस होगा। हाँ, एक कुछ अच्छी चीज़ इन्होंने बोली है कि आगे भी M&A पे इनका फोकस होगा और काफ़ी सारे नए अधिग्रहण जो है उसके तरफ ये कंपनी देखने वाली है।
इन्फोटेक कारोबार में मार्जिन में सुधार हो रहा है, 8% से बढ़ के अब ये करीब 25% के आसपास पहुंच चुके हैं। और एफएमसीजी कारोबार जो है वहाँ पे एक्सपोर्ट्स पे ये ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करने वाले हैं, और खासकर जो पर्सनल केयर कारोबार है वहाँ पे इस कंपनी का काफ़ी फोकस रहेगा, क्योंकि इनका कहना है कि वहाँ पे ग्रोथ की संभावनाएं जो है वो काफ़ी बेहतर है। बेवरेज सेगमेंट में इंटरग्लोब और आयनक्स जैसी कंपनीज के साथ इन्होंने कहीं ना कहीं करार किया है, तो उसके चलते इनके कंपनी के जो ओवरऑल प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है उसमें फ़ायदा मिलेगा। कोविड के बाद ब्रांडेड प्रोडक्ट्स पे जो ग्राहक है उनका फोकस काफ़ी बड़ा है, और नए प्रोडक्ट जो है वो कंपनी काफ़ी हद तक लाने वाली है, और उससे कंपनी को अभी तक मदद भी मिली है। अब तक की जो वॉल्यूम ग्रोथ आई है उसमें से करीब 11-12% के आसपास की वॉल्यूम ग्रोथ जो है वो नए प्रोडक्ट से आई है, ये कंपनी का कहना है। और होटल कारोबार की जहाँ तक बात है, कंपनी का कहना है कि आगे मार्जिन्स को सुधारने पे फोकस होगा, और काफ़ी हद तक एसेट लाइट मॉडल पे ये कंपनी काम करने वाली है। एक और चीज़ कंपनी ने बताई है कि जो फ्री कैश फ्लो जनरेशन इस कंपनी ने किया है पिछले कुछ 3 सालों में, वो करीब 31,000 करोड़ के आसपास का है। यानी कि पर शेयर अगर आप फ्री कैश निकालें इस कंपनी के पास, तो करीब 25 रुपये प्रति शेयर के आसपास इस कंपनी के पास फ्री कैश है, ये कंपनी ने खुद ने बताया है इस बार के प्रेजेंटेशन में। तो ये कुछ बातें वो की है कंपनी ने, डीमर्जर, बोनस, राइट्स, कुछ नहीं बताया। सब कुछ पता ही है, मतलब जो पता है वही बताया। तो ये जो हम एक चीज़ और पता है हमें, जो सुमित जी ने कहा है 222-225 में इसकी रुकावट है, और ऊपर में 250 के आसपास, मतलब ऊपर रुकावट है, 222-225 में सपोर्ट है। अभी भी वही 230 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, तो कुछ भी नहीं कर रहा है। सुमित जी, इसका कुछ करने का मन है? लेकिन ये जरूर है कि 222-225 अगर नहीं टूटा तो वापस से यूटर्न मारेगा और 238 से लेकर 240 तक जाएगा। 40 के ऊपर फ्रेश बाय, 222-225 के नीचे इसमें सेल। जब तक ये रेंज में है तब तक सपोर्ट पे बाय करे, और रेजिस्टेंस के पास आता है तो एक बार पूछ ले कि सेल करना है कि नहीं करना है। पूछ लेंगे सर, 100% आपसे पूछेंगे, और किससे पूछेंगे। चलिए, तो ये है आईटीसी पर राय सुमित जी की तरफ से आती हुई। आइए, बिगुल ढेर सारे तैयार हो रहे हैं, और पहले सबसे विश्वेश जी तैयार हैं। विश्वेश जी के लिए बिगुल विश्वेश का विशेष। बताएं विश्वेश जी। तो अनिल जी, पहले ट्रेड बता देता हूँ। खरीदना है बैंक निफ्टी का 36,700 का कॉल ऑप्शन, जो 385 के आसपास मिल रहा है। अनिल जी, बहुत सी सिंपल लॉजिक है। आज हम इतनी उठापटक की, लेकिन अभी भी अगर आप पुट कॉल रेशियो देखोगे तो 1 के नीचे है, 0.76 के आसपास है। 16 दिसंबर की एक्सपायरी वाला है। लेकिन अगर आप इंट्राडे ओआई चेंज देखते हो तो पुट हैज़ एडेड 51 लाख शेयर्स, वाइल कॉल हैज़ एडेड ओनली 30 लाख शेयर। दैट मीन्स आज नीचे गए लेकिन फिर भी पुट राइटिंग हुई। इसका मतलब यह है कि कॉल राइटिंग जो है वो अभी भी पेंडिंग है। और बैंक निफ्टी जिस हिसाब से ऊपर आ रहा है, मुझे लगता है शायद एक अनवाइंडिंग कंटिन्यू हो सकती है। 37,000 के कॉल में एनर्जी आप देखिए 7,70,000 शेयर ऐड हुए हैं, और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट वहीं पे 23 लाख शेयर का। मुझे लगता है कि जिस हिसाब से बैंकिंग स्टॉक्स में नीचे से मूवमेंट है, बैंक निफ्टी यहाँ से 37,400 की ओर जा रहा है, तो रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी फेवरेबल है। तो यहाँ पे खरीदना है एनर्जी 36,700 का कॉल ऑप्शन, जो करीबन 380-390 की रेंज में मिल रहा है। इसको 350 तक अक्यूमुलेट करना है एनर्जी। 280 का स्टॉप लॉस रखिए। मुझे लगता है यहाँ पे 550 और 600 अपसाइड में टारगेट हो सकते हैं। तो बैंक निफ्टी पर है बुलिश। विश्वेश जी कह रहे हैं कि 36,700 का इन द मनी कॉल ऑप्शन खरीदिए, और ये 37,000 के पार निकलने को तैयार है। पूरी कोशिश करा, 36,900 तक जोर लगा कर आया है। देखते हैं 37,000 की तरफ तेजी से बढ़ता है। 350 में लेना है, ठीक है। 280 का स्टॉप लॉस है, और 550 से 600 तक के टारगेट के लिए बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन 36,700 का आपको देगा मुनाफा। ये राय विश्वेश जी की तरफ से। एक बिगुल वागले साहब के लिए, वागले का वंडर। बनाएं सर। अनिल जी, पहले तो ये कॉल हमने हमारे क्लाइंट्स को 2 रुपए नीचे दिया है। कॉल है BTST करना है जी एंटरटेनमेंट जी लिमिटेड। आपको 380, 382 के लेवल कल सुबह मिलने चाहिए। अभी 371.72 का भाव है। 367 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, 382 का टारगेट। 382 तक के टारगेट के जी एंटरटेनमेंट में करें खरीदारी। स्टॉक जबरदस्त एक्शन में आता दिख रहा है। पिछले आधे घंटे में डे हाई पर ट्रेड करता हुआ, डे हाई नहीं, इन दिनों का हाईएस्ट लेवल है ऐसा लग रहा है। जी में ये आपके लिए बड़ा मूव आता हुआ दिख रहा है। एक और स्टॉक है बड़ा मूव करने को तैयार, पता नहीं किस तरफ, लॉन्ग या शॉर्ट, बताएंगे कुणाल जी, राकेश जी, चार्ट कॉर्नर का बिल्कुल। कभी कभी खुशी के लिए कुछ ज्यादा नहीं, एक अनजान दोस्त ही काफी है। EBIX कैश हर खुशी के लिए काफी है। बताएं सर।
अनिल जी, चार्ट कॉर्नर पिक है वेदांता और खरीदारी की राय है। वेदांता में मेटल्स में देखें तो स्ट्रॉन्गेस्ट, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निकल स्ट्रक्चर है वेदांता का। एक तो मेटल्स की मेल्टडाउन में मेल्ट नहीं कर रहा है, स्टॉक कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है। 2017 के हाइस को इसने तोड़ दिया है और शॉर्ट टर्म चार्ट में देखें तो एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, चार्ट देखें तो यहाँ पर एक क्लियर राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है और 2 सत्र पहले एक गैप बना था, उस गैप को भी उस गैप के लेवल के अब काफी ऊपर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो इन स्तरों पर वेदांता में हमारी खरीदारी की राय है। एक छोटा सा स्टॉप लॉस रखना है 353 रुपए पर, 353 के स्टॉप लॉस से बाय करें। पहला टारगेट होगा 368 का, 368 रुपए का पहला लक्ष्य है और 373 रुपए का दूसरा टारगेट है। तो 373 के टारगेट के लिए वेदांता में खरीदारी की राय। ओके, तो वेदांता में करें खरीदारी, ये है स्टॉक का कमाल करने के लिए तैयार में। ये आप जो लेवल से रहे हैं कैश या फ्यूचर का, अभी बहुत गैप बहुत ज्यादा है, तो बताओ पहले आप। अनिल जी ये कैश के लेवल से, अनिल जी कैश के। अच्छा हुआ ना पूछ लिया। देखो 348 फ्यूचर, ये फ्यूचर के लेवल है, कैश के लाइए भाई। कैश में चल रहा है 360 रुपए, है ना, 12 रुपए का, 12 रुपए का फर्क भाई। 14.5 कितना, 13.5 रुपए का डिविडेंड ना। तो 359 360 में खरीदना है। अब कुणाल जी फिर से बताओ स्टॉप लॉस टारगेट। अनिल जी 353 353 का स्टॉप लॉस है, 359 के आसपास खरीदना है। पहला टारगेट होगा 367 का, दूसरा टारगेट है 373 का। 375 का हमारा जो टारगेट 375 400 का, उसमें 18 रुपये 18.5 रुपये का डिविडेंड पहले वाला, 13.5 का ये, तो हो गया काम। 360 में 35 रुपये जोड़ दीजिए, 360 395 में तो पहुंच गया। 5-1 रुपये और बढ़ गया तो हमारा 400 का टारगेट भी आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या करना है? बेचना नहीं। ठीक उसी तरह से जैसे इसको नहीं बेचना है। कौन सा? बीएससी लाइफ है, जरा देखो बीएससी 2300 रुपये। बहुत लोग मुझे ट्वीट कर रहे हैं सर बीएससी देखो, हम क्या देखना रोज रोज इसको, वो बढ़ता ही है रोज। ठीक है, 2300 रुपये, 200 डबल सेंचुरी मारी, डबल सेंचुरी, क्या बात है। बीएससी जबरदस्त एक्शन, 10% मजबूत है। अच्छा, इस बीच हम जो आईटीसी की बात करते हैं, एक विशेष टिप्पणी आईटीसी पर लेनी है मैं चोपड़ा साहब से भी। सर बताएं। अनिल जी, एक प्रोफेसर अश्वथ दामोदरन है, ये स्टर्न स्कूल ऑफ बिजनेस में है यूएस में। तो उनका एक आर्टिकल पीछे इकोनॉमिक टाइम्स में था, मैं पढ़ रहा था, और उन्होंने कुछ एक अच्छी कुछ बातें गौर फरमाने लायक बातें बताई आईटीसी के बारे में। एक कि ये टोबैको बिजनेस जो इसका बैकबोन है वो कहीं ना कहीं डाइंग बिजनेस है। इसका एग्जांपल ये था कि न्यूजीलैंड बैन कर रहा है टोबैको को और स्मोकिंग को, और इसी तरीके से यूके में भी कुछ इस तरह से अटकलें लगाई जा रही हैं कि 2030 तक स्मोकिंग को बैन कर दिया जाएगा और इस तरीके से। तो सवाल ये उठता है कि अगर जिस कंपनी का बैकबोन टोबैको है और वो उस पर काफ़ी डिपेंडेंट है, तो उसको जल्दी से जल्दी इस बिजनेस को अलग करना चाहिए। क्योंकि अगर आप देखिए होटल्स के बिजनेस को देखें, वो कहीं ना कहीं अश्वथ जी कहते हैं ये एक ईगो बिजनेस है और इसमें बहुत ज़्यादा पैसा नहीं बनता, ये बस ईगो सेटिस्फाई होती है कंपनीज की कि हम बहुत बड़ा होटल चेन चला रहे हैं। उसके अलावा एफएमसीजी अपैरल बिजनेस है जो कि मुझे लगता है ठीक कर रहा है, मगर कंपटीशन काफ़ी है। तो आज की जो इवेंट था, मेरा भी एक्सपेक्टेशन था कि कुछ डीमर्जर पे बात की जाएगी या कुछ टोबैको को अलग करने की बात की जाएगी, क्योंकि फ्यूचरिस्टिक बिजनेस नहीं है टोबैको। अगर आप देखें ई सिगरेट्स का, जो इंडिया में तो बैन हुई है मगर ग्लोबली ई सिगरेट्स का चलन है, तो आई थिंक कि आने वाले 40-50 सालों में हो सकता है कि टोबैको को किसी और तरीके से ही देखा जाएगा या यूज़ बंद हो जाएगा या कम हो जाएगा। तो इसलिए आईटीसी को डीमर्ज करना बहुत ज़रूरी है। तो ये आर्टिकल अगर किसी को मिले तो वो पढ़ें। और मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगा कि मैं काफ़ी डिसअपॉइंटेड हूँ आईटीसी के इस एक्शन से, जिसमें कुछ भी एक्शन नहीं हुआ। ऐसा करते ही नहीं। अच्छा, वर्चुअल थी? हाँ, वर्चुअल थी ना? तो हाँ, वर्चुअल थी। वर्चुअल में तो चाय और समोसे भी नहीं होते। कुछ भी नहीं। तो फिर करने की जरूरत नहीं पड़ा बस 2 मिनट। तो कम से कम है ना, पहले ऐसे एनालिस्ट मीट हो तो आप आओ, 2-4-5 लोगों से मिलो, गपशप लगाओ, चाय वाय पियो, कुछ 2-4 खबरें आपस में आदान प्रदान करो, भाई क्या चल रहा है लाइफ में, क्या नहीं चल रहा है। वर्चुअल में तो ये भी नहीं कर सकते। बिल्कुल सही कह रहे हैं चोपड़ा साहब, डिसअपॉइंटेड। यस, एक्शन बस यही था कि कुछ एक्शन नहीं हुआ। ओके, हाँ, जय का स्वागत करें। हाँ, जय आ गए, किधर दिख नहीं रहे, आ गए। ओके, जय का स्वागत किया जाए। जय का कैश का ऑप्शन। जय, वो सुबह क्या था लुपिन, चौथी बार वाला?
अनिल जी, वो मैंने वही कहा था अनिल जी के कन्विक्शन काफी था वहां पे। एक क्लियर डेटा वो दिखा रहे थे कि एक अच्छा मूव उसमें आएगा, और इनफैक्ट बहुत ही बड़ा मूव। अनिल जी, ऐसा अनिल जी आप हमेशा पूछा करें। अच्छा, मैं पूछने के पीछे पर्पस ये था कि अंडरलाइन हो जाए या इन्वर्टेड कोमास में, बोल्ड लेटर में, इटैलिक्स में, ताकि क्या लोगों को समझ में आ जाए कि इस कॉल पे है ना थोड़ा वेटेज ज़्यादा है। ऐसा मुझे बहुत बार लोग कहते हैं भी है कि जिस पे आप थोड़ा काउंटर क्वेश्चन पूछ लेते हो, थोड़ी देर बात करते हो, तो हमें लगता है कि मतलब वो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो मुझे लगा कि मैंने कहा ये जय आज सही वक्त पे है ना, लुपिन बोल रहे हैं, जरा पुरानी यादें भी ताज़ा कर ली जाए। और वाकई में रॉकेट जबरदस्त कॉल था, लाजवाब। आई थिंक इन दिनों का वन ऑफ द बेस्ट कॉल्स है। हमारे किसी भी एक्सपर्ट्स को मिलाकर देखें तो वो लुपिन आता हुआ दिखा है, तो बहुत ही बढ़िया, उसके लिए बधाई जाए। अब बताइए आज और क्या करना है? थैंक यू जी अनिल जी। अनिल जी, निफ्टी का 17,250 के स्ट्राइक का हम कॉल ऑप्शन खरीदेंगे अभी यहाँ पे। परसों की एक्सपायरी का ये 16 दिसंबर का 140 पर अनिल जी ये ट्रेड कर रहा है, इसको खरीद कर चले। और यहाँ पे स्टॉप लॉस होना चाहिए 89 का, सो 140 पे खरीदे 89 के स्टॉप लॉस के साथ अनिल जी। एंड यहाँ पे जो पहला टारगेट इसका निकल कर आ रहा है वो है 194 का, एंड सेकेंड टारगेट जो बन रहा है वो है 233 का। 194 233 ये दो टारगेट इसके लिए खरीदे। अनिल जी, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल से आज हमें निफ्टी में एक अच्छा सपोर्ट मिलते हुए देखने मिला है, दैट इज अराउंड 17,250। 17,150 250 की रेंज ही बहुत इंपॉर्टेंट है, और पहली जो अपर एंड ऑफ द रेंज है 17,250, वहीं से एक पॉज लिया है एटलीस्ट फॉल में। तो ऊपर में मैं 17,460 से लेके 17,513 ये लेवल्स तक बाउंस बैक निफ्टी में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। एटलीस्ट 17,460 17,513 ये लेवल्स तक निफ्टी बाउंस कर सकता है। फिर वहां से देख सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं कि और फर्दर अप मूव आएगा कि फिर से रिवर्सल एक आएगा, वोलेटिलिटी रहेगी, बट देन एटलीस्ट इतना बाउंस तो बनता है, विच इज अराउंड 125 से 175 पॉइंट्स तक का एक बाउंस हमें देखने मिल सकता है, प्रोवाइडेड के 17,250 के लेवल्स होल्ड करें। ओके, तो ये है आपके लिए निफ्टी पर बाउंस बैक के लिए तैयार हैं जय, और 17,250 की कॉल खरीद कर जाने की राय दे रहे हैं। नजर रखते हैं इस काउंटर पर, नजर रखते हैं जय की इस कॉल पर एक काउंटर जहां पर आपको रखनी है नजर, एबी फैशन। जब से सुबह खबर आई है रीबॉक के कारोबार को लेकर स्टॉक में जबरदस्त तेजी बनी है। आखिर क्या खास है इस कारोबार के बारे में, कैसे समझें इस डेवलपमेंट को, आइए थोड़ा समझते हैं मानसी के साथ। मानसी बताएं कैसे देखें इस डेवलपमेंट को। बिल्कुल दीपांशु, देखिए फैशन रिटेल के तौर पर तो एबी फैशन को हम जानते हैं, लेकिन अब स्पोर्ट्स एथलेटिक लाइफस्टाइल ब्रांड बनने की तैयारी कंपनी करने जा रही है। ठीक जैसे आपने बताया, एबी फैशन और ऑथेंटिक ब्रांड्स ग्रुप यानी कि एबीजी ग्रुप के बीच एक डील हुई है, और डील के तहत रीबॉक के ऑफलाइन और ऑनलाइन राइट्स एबी फैशन खरीदने जा रही हैं। भारत और अन्य एशियन देशों में रीबॉक के ऑपरेशंस को एबी फैशन संभालेगी इस डील के तहत, और डील करीब 75 से 100 करोड़ में होने की उम्मीद यहां पर लगाई जा रही है। और आने वाले 90 दिनों में सारी फॉर्मेलिटीज पूरी होती हुई दिखेगी और सौदा जो है वो पूरा होता हुआ हम देखेंगे। रीबॉक इंडिया के कुछ असेट्स भी खरीदने की यहां पर योजना बनाकर चल रही है कंपनी, और होलसेल, ई कॉमर्स और रीबॉक ब्रांडेड रिटेल स्टोर से प्रोडक्ट्स जो हैं वो बेचे जाएंगे। नई डील से एबी फैशन को फायदा कैसा मिलते दिखेगा? स्पोर्ट्सवेयर और एक्टिववेयर सेगमेंट में एबी फैशन की एंट्री होती हुई दिखेगी। इससे यूथ को काफी ज्यादा इस सेगमेंट पर पर्टिकुलरली लगाव है, क्योंकि हेल्थ कॉन्शियस या कह सकते यूथ, और साथ ही इन दिनों लोगों की डिस्पोजेबल इनकम जो बढ़ती हुई दिखी है, और इसके अलावा भी हेल्थ को लेकर जितनी ज्यादा जागरूकता बढ़ी है, इसके चलते एथलेटिक ब्रांड, और वो भी लाइफस्टाइल एथलेटिक ब्रांड अगर निकल कर आ रहा है तो इससे यूथ का बहुत ज्यादा बड़ा प्रतिसाद मिलता हुआ दिखेगा। इतना ही नहीं, इस सेगमेंट से FY24 तक $13 बिलियन का ग्रोथ मिलने का अनुमान है, और एनुअल ग्रोथ जो है 14% प्लस में चल रही है। आपको बता दें, एक्वायर्ड कंपनी यानी रीबॉक इंडिया का टर्नओवर जो है FY18 में 388 करोड़ का था, FY19 में 400 करोड़ और FY20 तक 429 करोड़ तक जाता हुआ दिखा। तो नया करार है, नए सेगमेंट में एंट्री करने जा रही है। लाइफस्टाइल तो है ही, फैशन रिटेल है ही, लेकिन एथलेटिक स्पोर्ट्स वेयर लाइफस्टाइल में उतर रही है, जिसके चलते एबी फैशन में हम तगड़ा एक्शन देख रहे हैं। ओके, तो रीबॉक इंडिया का प्रोडक्ट्स जो हैं इंडिया में, वो एबी फैशन पूरा कौन सा, ऑनलाइन ऑफलाइन? ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों। तो मतलब रीबॉक का सारा बिजनेस अब आगे, तो बड़ी बात इनके थ्रू होगा। हाँ जी, बड़ी बात है। रीबॉक तो बड़ी जानी मानी ब्रांड है भाई। मैं एक पढ़ रहा था, अनऑफिशियल है, अभी ऑफिशियल ब्रोकरेज नोट जब आएगा, नाइकी और एडिडास से ज्यादा शेयर रीबॉक के पास है इंडिया में।
अच्छा, नाइकी और एडिडास से ज़्यादा रिबॉक है। रिबॉक है। जनरली नाइकी आगे रहता है। नाइकी हमें ग्लोबली नाइकी है, एडिडास भी काफ़ी बड़ा है, रिबॉक थर्ड है ग्लोबली, बट इंडिया में रिबॉक सबसे आगे। चलो बढ़िया है। तो आदित्य बिरला फैशन के लिए बड़ी खबर, और यही वजह कि स्टॉक बड़े एक्शन में आता हुआ दिखा है। इस पर एक फंडामेंटल राय लूंगा मैं। चोपड़ा साहब आपके पास आता हूँ, उससे पहले ना हमारे विश्वेश जी बेचैन हो रहे हैं, उनके लिए जल्दी से बिगुल विश्वेश का विशेष। जल्दी से। जी विश्वेश जी बोलिए। अरे आप तो इतनी जल्दी मचा रहे थे विश्वेश जी, अब म्यूट करके बैठे हो। अनम्यूट तो करो। नहीं म्यूट नहीं हुआ अनिल जी, म्यूट नहीं हुआ। अच्छा, आवाज नहीं खरीदना है MCX अभी 1770 के आसपास चल रहा है, और मुझे लग रहा है जिस हिसाब से स्टॉक के अंदर में लोअर लेवल से मूव आया और उसके बाद में अब कंटिन्यू आ रहा है, मुझे लग रहा है आई थिंक स्टॉक इज हेडिंग फॉर 1950-2000 लेवल तक। रिस्क रिवॉर्ड एक्सट्रीमली पॉजिटिव है। 1740 के स्टॉप लॉस से खरीदना है, मतलब ऑलमोस्ट 30-40 रुपये का स्टॉप लॉस, और यहाँ पे पहला टारगेट यानी मुझे लग रहा है 1900 का बनना चाहिए, और दूसरा टारगेट 2020 का बनना चाहिए। जिस हिसाब से स्टॉक नीचे गया था उसी मोमेंटम से वापस आ पा रहा है। हमने थोड़े दिनों पहले IEX को देखा, आज CDSL भी मूव कर रहा है, तो मुझे लगता है एक्सट्रीमली पॉजिटिव रिस्क रिवॉर्ड है जिस हिसाब से स्टॉक में मूवमेंट है। तो MCX को BTST टाइप कर सकते हैं, मुझे लगता है शायद कल 1850-1860 के लेवल दिखा सकता है। ठीक है आपका, जब कुछ समझ में नहीं आए कि कौन सा शेयर खरीदना तो एक्सचेंज ही खरीद लो। हाँ। तो बढ़िया, चाहे BSE खरीदो, MCX खरीदो, IEX खरीदो, और थोड़े टाइम बाद शायद NSE भी खरीद दो। तो ये है एक्सचेंजेस में जबरदस्त एक्शन। और मैं समझ ही गया था BSE इतना भागा है, डबल सेंचुरी मार के खड़ा है आज इस खराब बाजार में, तो फिर पीछे पीछे MCX चल जाए तो कौन सी बड़ी बात है। तो 1900 और 2050 के अगले बड़े टारगेट के लिए खरीदारी करनी है। 1740 का जरूरत हो तो स्टॉप लॉस लगा लें। ओहो, 1800 के पार निकलने की तैयारी में। MCX में बड़ा उछाल, बड़ा एक्शन आता हुआ दिख रहा है, 3.5% ऊपर। तो चोपड़ा साहब से हमें राय लेनी थी। नहीं, ITC पे तो ले चुके, एक और किसी बात। हाँ, आदित्य बिरला फैशन। सर, आदित्य बिरला फैशन और ये जरा MCX BSE दोनों पर राय दे दीजिए। आदित्य बिरला फैशन जी मुझे बहुत अच्छा लगता है। कुछ कारण है, एक तो मेरा जो प्रेम है आदित्य बिरला ग्रुप की तरफ, आप जानते हैं, और मुझे लगता है कि वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज है फैशन और रिटेल में। इसके पास ऑलरेडी ब्रांड्स हैं, लुई फिलिप, पैंटालून्स, फॉरएवर 21, वैन ह्यूसन, एलन सॉली जैसे ब्रांड्स ऑलरेडी हैं। अब रीबॉक अगर जैसा ब्रांड ऐड होता है तो उससे बहुत फ़ायदा पहुंचेगा। एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूं कि जो कंपनी ने रेवेन्यूज़ किए थे पिछले साल करीब 5600 करोड़ के किए थे, और अब ये जो एम कर रहे हैं वो 25,000 करोड़ की बात कर रहे हैं अगले 5 सालों में। जो इनके अभी स्टोर्स हैं, 3200 स्टोर्स हैं, इसको बढ़ा के 5000 स्टोर्स बनाना चाहते हैं। अभी जो कंपनी के ऊपर जो डेट है वो करीब 654 करोड़ का है, जो कि कम हुआ है करीब 2500 करोड़ से, और ये डेट फ्री बनना चाहती है अगले 2 से 3 सालों में। और एक और जो फाइनली मैं बात बोलना चाहता हूँ, फ्लिपकार्ट जो वन ऑफ द लार्जेस्ट ई-कॉमर्स कंपनी है भारत की, तो उसमें 7.5% स्टेक है ABFRL में। तो मुझे लगता है कि ये जो उनका ऑनलाइन मार्केट प्लेस है वहाँ पे भी ठीक ठाक प्रेजेंस है। तो और मोर ओवर जो पेरेंटेज है कंपनी की, उस पर मैं काफ़ी बुलिश हूँ। तो मुझे लगता है कि आदित्य बिरला फैशन बहुत अच्छा करना चाहिए। हमारा हाउस व्यू भी है, हमारा टारगेट इसके लिए 400 रुपये के ऊपर है, और मुझे लगता है कि ये कंपनी बहुत अच्छा करना चाहिए। जहाँ तक MCX की बात है, मुझे लगता है कि जो NSE है उसकी लिस्टिंग से पहले सारे एक्सचेंजेस में एक गर्माहट आ जाएगी, और कहीं ना कहीं हम इन सारी एक्सचेंजेस में भाव भागते हुए देखेंगे। और MCX में भी मुझे लगता है यहाँ से आसानी से 100 से 200 रुपया और ऊपर जाने का दमखम है। और ये NSE की लिस्टिंग के चलते हुए मुझे लगता है BSE में भी जो जान आई है और MCX में भी, तो ये थोड़ा सा इसमें और तेजी देखने को मिलेगी। ओके, तो ये है आपके लिए MCX पर राय खरीदारी करने के लिए आज से। आइए सुमित जी तैयार है अपने सुपरहिट शेयर के साथ। बताएं सर। अनिल जी, जो स्टॉक मैं अभी रेकमेंड कर रहा हूं उसके नाम में है लो, इसलिए आप खरीद लो, और स्टॉक का नाम है मोंटे कार्लो। मोंटे कार्लो के अंदर मोमेंटम बन रहा है, एक अच्छा तेजी का ट्रेंड के अंदर में है। एक हफ्ते का व्यू लेके इसके अंदर ट्रेड करना है, 1-2 दिन के लिए नहीं देखना है, हफ्ते से 10 दिन के लिए इसके अंदर ट्रेड लेना है। 600-605 के आसपास खरीदारी करना है। स्टॉक का नीचे में सपोर्ट है 575-580 के आसपास।
575 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के मोंटे कार्लो में लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट करें। स्टॉक यहां से ऊपर में 635 रुपए से लेके 650 रुपए तक का मूव आने वाले दिनों में दिखाने वाला है। स्टॉक के अंदर फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट आज देखने को मिल रहा है। मेरे को लग रहा है ये स्टॉक जल्दी यहां से एक बढ़िया ऊपर का मूव दिखाएगा। 635 650 ये दो टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए मोंटे कार्लो को खरीद लो। ओके, मोंटे कार्लो, लेकिन कार नहीं लेना है, मोंटे कार्लो लेना है इसमें। और ये भी हमारा एसआईपी स्टॉक रहा है 100 रुपये के आसपास, नहीं 100 नहीं, पौने 200 रुपये के आसपास रहा था। वहाँ से बड़ा एक्शन इस स्टॉक में भी तगड़ा आया है। सुमित जी के पसंद का शेयर 500, और ये जैन साहब ने भी जेम्स में भी इसे यूज़ किया हुआ है और रिकमेंड किया हुआ है। मालामाल वीकली 190 के मालामाल वीकली, जी हाँ, 190 ना, 190 वाला 600 रुपये याद है सर आपको? हाँ, नहीं याद है। जो स्टॉक जनरली प्राइस याद नहीं रहती एग्जैक्टली, बट ब्रॉडली याद है कि 200 रुपये के आसपास रिकमेंड किया था, मुझे याद है। तो मोंटे कार्लो ये एक बहुत ही बढ़िया स्टॉक। अच्छा, वो खरीदारी से याद आ रहा था अभी, एबी फैशन वगैरह बता रहे थे ना, फॉरएवर 21 चोपड़ा साहब, आपने इसका जगह वहाँ भी आपने शॉपिंग की हुई है फॉरएवर 21 में भी? नहीं, मैंने नहीं की हुई है, मगर इनके ब्रांड्स हैं ऐसे, तो क्योंकि जाने माने ग्लोबल ब्रांड्स हैं, तो मुझे लगता है कि ब्रांड्स की एक्सेप्टेबिलिटी भी बहुत अच्छी है। और फर्स्ट हैंड नहीं है, मतलब सुनी सुनाई बात है। हाँ, अभी मेरी बिटिया बड़ी हो रही है, तो शायद फॉरएवर 21 में जाना शुरू करेगी, मगर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है। ओके, आइए 3-20 की स्ट्रेटजी कर लिया। यस सर, एब्सोल्युटली। आइए एनालिसिस स्ट्रेटजी लेते हैं। सर अभी बड़ी गिरावट नैस्डैक फ्यूचर्स में आई। अगर आप नैस्डैक फ्यूचर्स का एक बार इंट्राडे दिखा सकें तो एक शार्प फॉल आपने देखा है। जब लास्ट स्ट्रैटेजी ली थी सर 1/4% से ज़्यादा की तेज़ी नैस्डैक फ्यूचर्स दिखा रहे थे। उसके सामने अगर आप देखें तो नैस्डैक फ्यूचर्स काफ़ी तेज़ी से गिरे हैं। डाउ फ्यूचर्स पर भी आपने थोड़ी सुस्ती आती हुई देखी, हालांकि अभी भी पॉजिटिव टेरिटरी होल्ड कर रहे हैं, बट नैस्डैक फ्यूचर्स में एक बहुत ही शार्प आपने गिरावट आती हुई देखी है। तो वहाँ पर रखिए नज़र सर, कुछ ना कुछ तो हुआ है नैस्डैक फ्यूचर्स में जिसकी वजह से आप तेज़ गिरावट देख रहे हैं। इसके अलावा यूरोप के बाजार ठीक ठाक हैं इस समय, कोई ज़्यादा बदलाव नहीं है। कच्चा तेल लेवल्स होल्ड कर रहा है, डॉलर भी मजबूत है और फेड की बैठक भी आज शाम से शुरू हो रही है। तो बताएं सर क्या करके जाना है? कुछ नहीं, डाउ फ्यूचर नीचे, नास्डेक ऊपर, ठीक है। एक ही अच्छी चीज़ है कि 17,300 के ऊपर बंद हो रहा है, जो मैं बोल भी रहा था आपको यार। 2:30 बजे हम जब स्ट्रेटेजी कर रहे थे तो 17,265 17,270 का लेवल था निफ्टी का। यस सर। जो डेटा बता रहे थे कि 17,300 के नीचे क्लोज नहीं होने चाहिए, जो नहीं हो रहे, तो उतने खराब बंद नहीं हो रहे, ठीक है। और बैंक निफ्टी भी 36,800 के नीचे बंद नहीं हो रहा, तो मतलब अच्छे तो नहीं है, लेकिन इतने खराब भी नहीं है कि मतलब एकदम ही हम बिल्कुल वो। लेकिन अब फ्रेश खरीदारी करने का मन है नहीं इन लेवल्स पे, और फ्रेश बिकवाली करने के लिए तो लेट हो चुके हैं। हाँ, अगर चाहें तो आप थोड़ा सेलेक्टिवली खरीद सकते हैं या शॉर्ट काट सकते हैं 50%। अगर आप शॉर्ट हैं तो 50% काट लें, और शॉर्ट नहीं है और फ्रेश खरीदना करना चाहें तो 50% करें, ये सोच के कि अगर 50 पॉइंट कल नीचे खुला तो मैं और लूँगा, क्योंकि देखो आज और कल फेड की मीटिंग है। यस सर। ठीक है ना, तो थोड़े बड़े मूव आ सकते हैं। बड़े मूव का मतलब जरूरी नीचे, ऊपर भी आ सकता है। आज 150 नीचे खुले, परसों 150 ऊपर खुले थे, कल वापस हो सकता है ऊपर नीचे कहीं भी हो सकते हैं। 100% कब क्या होगा मालूम। हाँ, सो इसलिए आजकल क्या गैप से ओपनिंग हो रही है जी। और दूसरा दिन के दौरान डाउ भी बड़े मुंह दे रहा है, तो लिमिट में रखें, कल का कल देखेंगे। अपने कोई राय नहीं है, कोई दिन आराम से शांति से खाली रहें, आप बढ़िया है। बिल्कुल खाली गए, कल के लिए जगह बना के रखें, जिस तरह का मोमेंटम होगा उस तरह की आप पोजीशन बना पाएंगे। आइए बिगुल जय ठक्कर के लिए जय का जैकपॉट। बताएं जय। दीपांशु, टाइटन का 2360 का कॉल खरीदे, 53 रुपए पे मिल रहा है। एट द मनी कॉल ऑप्शन है दीपांशु, 53 पर आपको खरीदना है इसको। स्टॉप लॉस लगाना होगा 36 का, 36 का। एंड फर्स्ट टारगेट जो दीप ये इसके बनकर आ रहे हैं वो है 79 के, एंड सेकंड टारगेट जो बन रहा है वो है 103 के। तो 79, 103 ये दो टारगेट्स के लिए आप खरीदे। 2360 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन टाइटन का। मुझे ऐसा लग रहा है कि टाइटन जो हिसाब से इसमें एक काफी ओवरसोल्ड मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक हो चुका है। हालांकि करेक्शन जो है वो चैनलाइज्ड रही है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि एक दफे ये ऊपर में लगभग 2400
50 से लेके 2480 तक के लेवल्स हमें दिखा सकता है। एक अच्छा खासा बाउंस वहां पे देखने मिलेगा। वो बाउंस आ जाने के बाद फिर से रिव्यू करेंगे कि क्या उधर से ब्रेकआउट देगा, कि फिर से ट्रेंड रिवर्स होगा। बट ये जो ट्रेंड या तो बाउंस नीचे से स्टार्ट हुआ है टाइटन में लगभग 2230-40 के लेवल से थी, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक दफे ऊपर में 2450 से 2480 तक के लेवल्स दिखा सकता है। तो ये है आपके लिए टाइटन पर 2360 का कॉल खरीद कर जाने की राय जय की तरफ से। आइए, कल का काम आज तैयार है। राकेश जी, कुणाल जी, पिक ऑफ द डे। सर, बिगुल का समय नहीं है, आप कॉल बता दें अपनी। दीपांशु, हमारी खरीदारी की राय है और खरीदना है गति लिमिटेड में खरीदारी की राय है। एक बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है, बड़ा मोमेंटम है, लॉजिस्टिक सेक्टर फोकस में है और गति में हमें एक फ्रेश लेवल टूटता हुआ नजर आ रहा है। तो कल के लिए इसको खरीद करके जाना है। ओवर टू राकेश। दीपांशु, खरीदारी की राय है 162, 162 का स्टॉप लॉस है, 180 पहला टारगेट है और 185 दूसरा टारगेट है। ओके, 180, 185 के टारगेट्स के लिए गति पर करके जानी है खरीदारी। तो एक कैश मार्केट का कॉल आपके लिए, जहां पर आपको रखनी है नजर रखिएगा। पेटीएम पर भी 4% नीचे है, डेज लो पर काउंटर ट्रेड कर रहा है और कल इसकी एंकर बुक खुलने वाली है। तो नजर रखिएगा, कल का एक्शन काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। आज तो 4% नीचे है, आज ही बेच दिया होगा लोगों ने। हाँ, लगा देंगे परसों कल की तैयारी में। हाँ, एक दिन पहले बेच देते ना, तो चक्कर। करेक्ट। तो देखते हैं कल एंकर बुक सेलिंग पर कुछ और दबाव आता है या नहीं। हालांकि जितने भी एंकर इन्वेस्टर्स होंगे बड़े लॉस पर बेच रहे होंगे। 2150 के सामने फिलहाल 1500 पर स्टॉक ट्रेड करते हुए आपको दिख रहा है। आइए फिर क्लोजिंग की तरफ बढ़ें और एक और इवेंटफुल डे, दो ऑपोजिट डे रहे हैं। कल गैप अप के बाद हमने देखा गिरावट आई, आज गैप डाउन के बाद रिकवरी है। स्पेशली बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोज हो रहा है, निफ्टी करीब 50 पॉइंट नीचे क्लोज होने की तैयारी में। पावर ग्रिड आज का टॉप गेनर, 3.5% ऊपर। कल डिविडेंड को लेकर बोर्ड बैठक भी है, वहां पर रखनी है नजर। डिवीज लैब में एक बड़ा ब्रेकआउट आते हुए 2.5% ऊपर। नेस्ले फोकस में रहा, एक्सिस बैंक, डॉक्टर रेड्डीज, इंडसइंड, टाइटन, ओएनजीसी, एचयूएल, एनटीपीसी, आईसीआईसीआई बैंक और एलएनटी। साथ ही टीसीएस, टेक महिंद्रा, विप्रो और इन्फोसिस से भी बाजार को मिला है सहारा। आईटीसी अब तक तो एटलीस्ट कंपनी के एनालिस्ट कॉल से कुछ बड़ा निकल कर नहीं आया, पर 3:30 के बाद क्वेश्चन आंसर सेशन है, तो देखते हैं वहां से अगर कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें निकलती हैं। यानी बजाज फाइनेंस लगातार दूसरे दिन गिरावट, कोटक बैंक पर भी प्रेशर, रिलायंस इंडस्ट्रीज सहारा नहीं दिया आज भी बाजार को। एचडीएफसी लाइफ, एमएनएम, एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड, साथ ही बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, मारुति सुजुकी, ये सारे काउंटर्स आपको कमजोर दिखे। ब्रेथ भी आज ज्यादातर नेगेटिव ही थी, पर कुछ स्टॉक्स हैं जिन्होंने होल्ड आउट करा। वायदा कारोबार, एबी फैशन, बड़ी खबर, रीबॉक का बिजनेस इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स इन्होंने खरीदे हैं इंडिया और आसियान नेशंस के लिए, 7% ऊपर। लुपिन, गोवा प्लांट को यूएसएफडीए से क्लियरेंस मिल चुका है, 7% ऊपर। फाइजर 6% ऊपर, ओमिक्रॉन के खिलाफ इनकी वैक्सीन कारगर पाई गई है। एमसीएक्स पर बड़ा ब्रेकआउट आते हुए दिखा। इंडिया बुल्स हाउसिंग बैन में होने के बावजूद 3% ऊपर रहा। औरो फार्मा में अच्छी खरीदारी थी। आईजीएल, पीआई इंडस्ट्रीज, मेट्रोपोलिस, सेल, बीएचईएल, दालमिया भारत, चंबल फर्टिलाइजर, जेएसपीएल और आईसीआईसीआई प्रू कुछ और काउंटर्स जो आपको तेजी में दिखते हुए दिखे। बट श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस 6% की गिरावट, कल से जब से मर्जर की न्यूज आई है स्टॉक पर दबाव बना हुआ है। पिरामल एंटरप्राइजेस कल दौड़ा था, आज 6% नीचे आया है। चोला इन्वेस्टमेंट, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, सिंजीन इंटरनेशनल, स्ट्राइड्स फार्मा, ग्लेनमार्क, क्रॉम्पटन ग्रीव्स, साथ ही इंडियन होटल्स, इन्फोएज, एमएनएम, आईईएक्स, बजाज फाइनेंस और बाटा इंडिया कुछ और काउंटर्स जहां पर आपको वीकनेस दिखी। आज की नई लिस्टिंग आनंद राठी वेल्थ, अच्छी लिस्टिंग हुई, करीब 10% के आसपास की, 6% ऊपर क्लोज हो रहा है 585 के लेवल पर। कल की दमदार लिस्टिंग टेगा इंडस्ट्रीज, आज थोड़ी मुनाफा वसूली देखते हुए 10% नीचे, करीब 650 के लेवल पर। और जैसे मैंने कहा, पेटीएम पर रखिए नजर, कल इनका एंकर लॉक इन खत्म होगा तो ये स्टॉक भी एक्शन में आते हुए दिखेगा। बट अनिल जी, ओवरऑल 17,300 को निफ्टी एक बार फिर से डिफेंड करता हुआ 36,900, 37,000 तो नहीं बट 36,900 बैंक निफ्टी ने डिफेंड किया सर। खराब नहीं बंद हुए, खराब नहीं है सर। सुबह के हिसाब से 250 को देखा था हमने, बिल्कुल नीचे ठीक है, उस हिसाब से ठीक है। हाँ, ठीक है, कोई नहीं, वैसे तो ऊपर नीचे तो चलता रहता है, लाइफ है, मार्केट है। वो कौन सी वाली आती है ना, वो हार्ट बीट ऊपर नीचे चाहिए, स्ट्रेट लाइन किसी को चाहिए नहीं, स्ट्रेट लाइन ईसीजी वाली, स्ट्रेट लाइन हो गई तो करेक्ट निपट गए। और स्ट्रेट लाइन उसी दिन बनती, चार्ट्स के जिस दिन बाजार बंद होते हैं। तो चलिए, बंद होने के बाद के एक्शन पर करते हैं फोकस। हाल ही के सालों में निवेश करने का तरीका तेजी से बदला और आंकड़ों के मुताबिक पिछले 3 साल में
स्मॉल सेविंग स्कीम्स के नए अकाउंट खुलने की संख्या रह गई है आधी, मतलब ग्रोथ जो ग्रोथ हो रही थी वो आधी रह गई। इस दौरान करीबन 5 गुना से ज़्यादा डीमेट अकाउंट खोले गए। मतलब आप समझिए एक ट्रेंड क्या है, लोग है ना जो छोटी बचत योजनाओं में पैसा लगाने के बजाय स्टॉक मार्केट की तरफ आ रहे हैं, ये बताया जा रहा है इस ट्रेंड में। स्मॉल सेविंग स्कीम्स और एफडी पर ब्याज दरें लगातार कम हो रही है, एक तो ये बड़ी वजह है। दूसरा, शेयर बाजार में अच्छा पैसा मिल रहा है, कमाई भी बढ़िया हो रही है, लॉकडाउन में सबने मजे किए, ठीक है। तो बाजार में हमेशा इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा जोखिम भरा माना जाता है। ऐसे में एक अगर आप अच्छा पोर्टफोलियो बनाते हैं, मॉडल पोर्टफोलियो जिसे कह सकते हैं, तो क्या क्या उसमें होना चाहिए, है ना। इस पोर्टफोलियो में म्यूचुअल फंड, शेयर्स, एफडी, गोल्ड, इसके अलावा सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स, ये सारे रखे जाएं। क्या रखे जाएं, कितने रखे जाएं, इन सब पर आज हम एक विशेष चर्चा करेंगे। बैंक से बाजार का निवेश का नया द्वार, लंबा टॉपिक लेकिन मजेदार है। बैंक से बाजार का निवेश का नया द्वार। और आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ेंगे जिन्हें देखना सुनना आप बड़ा पसंद करते हैं। बग्गा साहब होंगे हमारे साथ, बाजार के जाने माने दिग्गज। विश्वजीत पाराशर साहब होंगे जो कि एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट बजाज कैपिटल के हैं। इन दोनों से करेंगे बातचीत शाम 5 बजे। बैंक से बाजार निवेश का नया द्वार। अच्छा, अब सही पढ़ा नहीं, बीच में कोमा था नहीं उसमें टाइटल में कोमा नहीं था, है ना। ओके, बैंक से बाजार निवेश का नया द्वार ये वाला सही टाइटल है, जो मैं लिखा तो पहले भी सही था, पढ़ा ऐसे था। ओके, अब बढ़ते आगे। म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए हर बुधवार हम आपके लिए लगाते हैं मिरई एसेट म्यूचुअल फंड के साथ म्यूचुअल फंड की मास्टर क्लास। इसमें हम आपको बताते हैं कि म्यूचुअल फंड की हर एक बारीकी, और कल शाम, आज नहीं कल, ये कल का अभी से बता रहा हूँ एडवांस में, 6:40 पर हम आपको बताएंगे बाजार में उतार चढ़ाव के दौरान आपकी इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। और बताने के लिए हमारे साथ होंगे मिरई एसेट के नेशनल बिजनेस डेवलपमेंट की हेड सुरंजना बोर ठाकुर। देखिएगा जरूर म्यूचुअल फंड की मास्टर क्लास कल शाम 6:40 यानी कि बुधवार को। आज इंडिया 360 डिग्री में हम आपसे जुड़ी 2 अहम खबरों का करेंगे विश्लेषण। पहली तो है महंगाई। खुदरा महंगाई के बाद अब थोक महंगाई दर भी बढ़कर आई है। खाने पीने की चीज़ों के दाम 5 महीनों में सबसे ज़्यादा हो गए। क्यों बढ़ रही महंगाई, क्या है वजह, जिनके चलते सब्जी, दूध, फलों के दाम बढ़ रहे हैं। करेंगे 360 डिग्री एनालिसिस। महंगाई की मार, किचन बेहाल। ये इतना नहीं जुड़ा, निवेश के द्वार थोड़ा कम जुड़ा, ठीक है, हम अब काम चला लेंगे, कोई बात नहीं। तो एक तरफ महंगाई की मार है और दूसरी तरफ बेरोजगारी भी बढ़ी। तो 2 पॉइंट है, एक तो महंगाई वाला हो गया, दूसरा बेरोजगारी। बेरोजगारी 17 हफ्तों के हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गई है। ऐसे लग रहा था पिछले नौकरियां काफ़ी, लेकिन जो बेरोजगारी की दर है वो थोड़ी बढ़ रही है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट में जो आंकड़े आए हैं उनका भी हम विश्लेषण करेंगे। बेरोजगारी की चिंता भारी, ये ठीक है, ये चलेगा टाइटल, बेरोजगारी की चिंता भारी। तो इन दोनों ही कवर स्टोरी पर देखेगा इंडिया 360 डिग्री आज का कार्यक्रम। परफेक्ट। ओके, 17,325 ये है क्लोजिंग निफ्टी की। नुकसान 43 अंकों का। 58,117 166 अंकों के नुकसान के साथ सेंसेक्स और 36,893 36,900 सिर्फ 31 अंकों के नुकसान के साथ बैंक निफ्टी। और वो भी तब जबकि आप देखिए ग्लोबल मार्केट्स में कोई खास ऐसा सपोर्ट नहीं है। डाउ फ्यूचर 60 पॉइंट नीचे, डाउ हमारी बंदों ने इंतजार कर रहे थे, 100 पॉइंट पहले हो जाते भाई नीचे हो गए, अच्छा। नैस्डैक फ्यूचर तो 40-50 पॉइंट पहले नीचे हो चुके थे, ब्रेकडाउन है। डाउ फ्यूचर्स भी अब थोड़े नीचे आते हुए दिखे। तो लाल से हरे निशान में आते हुए डाउ फ्यूचर 57 अंक नीचे। तो अब क्या बंद हो गया, अब तो जो होगा भी होगा। 9:15 बजे टेंशन ना लें, स्ट्रेस ना लें, क्या मालूम कैसा बंद हो और कैसा खुले, कल की कल देखी जाएगी, अभी तनाव ना लें, ठीक है। चलिए विदा लेने का वक्त है। चोपड़ा साहब का शुक्रिया, कुणाल जी, राकेश जी का भी धन्यवाद, और दिल्ली वाले नितिन मुरारका जी का भी शुक्रिया। मुंबई से हमारे सुमित जी, वागले साहब, जय ठक्कर, विश्वेश चौहान जी, और कोई बच्चा तो नहीं ना, नहीं सा हो गए। ओके, आप सबका धन्यवाद, और मुझे और दीप को इजाज़त दीजिए।